दोस्तों नमस्कार। गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। आज हमारे स्टूडियो में एक नए मेहमान हैं, अजय सिंह गौतम। आप एक आईटी कंपनी स्वयं भी चलाते हैं और कई नई आईटी कंपनीज जो स्टार्टअप्स हैं या जो पहले से काम कर रही हैं उनको बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए इसके संबंध में जानकारी भी देते हैं। आईटी एक ऐसी फील्ड जिसको बहुत आगे आने वाले समय का सबसे बेहतरीन प्रोफेशन माना जाता है। हमारे समाज में आज भी कोई बच्चा जो अच्छा पढ़ता लिखता है उसके माता पिता उसे आईटी के फील्ड में भेजना चाहते हैं और यह क्रम पिछले 10 या 20 वर्षों से चला रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के अलावा और भी कई राज्यों में आईटी प्रोफेशनल्स की कोई कमी नहीं है और भारत हमेशा इस बात पर गर्व करता रहा है कि विश्व में हमारे आईटी प्रोफेशनल्स ने अपना डंका बजा के रखा है। चाहे कोई भी देश हो, भारत के आईटी प्रोफेशनल्स का कोई सानी नहीं। ऐसे समय में हिंदी हार्टलैंड हार्डकोर मध्य भारत के क्षेत्र से आते हैं श्री अजय सिंह गौतम। लेकिन क्या आईटी कंपनीज की और आईटी प्रोफेशनल्स की भी कोई समस्याएं हैं या कोई चुनौतियां हैं? इनको जानने का प्रयास करेंगे आज हम श्री अजय सिंह गौतम साहब से। सबसे पहले गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आपके स्टूडियो में आमंत्रित करने के लिए। और मैं आपके चैनल की बहुत प्रशंसा करना चाहूँगा जिस प्रकार से आप वो जानकारी चैनल के माध्यम से दे रहे हैं जो कि प्राप्त करना बहुत रेयर है। मैंने आपके कुछ वीडियो देखे जिसके अंदर मुझे थोड़ा अध्यात्म से रिलेटेड, धर्म से रिलेटेड नई नई जानकारी मिली। मैं सही में उसकी बहुत ज़्यादा प्रशंसा करता हूँ। और गुरुजी और हमारा संबंध बहुत लंबे समय से रहा है। आपके मार्गदर्शन से ही मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था और हमेशा आपके मार्गदर्शन से मैं चला हूँ। और हमारी जो भी कंपनी है इसका नाम है इन्फो सेंट्रोइड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो ये तो मेरा इंट्रोडक्शन था। इसके साथ साथ मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा गुरुजी की अभी फिलहाल हम जो हैं जो स्टार्टअप्स किसी भी बिजनेस सेगमेंट में क्यों ना हो, कई सारे आज हम पहले तो हम आउट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा डील करते थे, बट अब डोमेस्टिक में भी डील करते हैं। जिसमें क्या है कि कोई स्टार्टअप स्टार्ट हो रहा है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ सर्विस आज की तारीख में बहुत इंपॉर्टेंट हो चुकी है, वेबसाइट पे होती है। पर जिस प्रकार से उनकी वेबसाइट गूगल पर रैंक करे, उनको लीड्स मिले और उनका ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेज हो, ठीक नहीं, इसके लिए सारे स्टार्टअप्स के मन में एक सवाल रहता है कि ये जो सर्विसेज हैं बहुत महंगी रहेगी, महीने का पे करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जो है कई स्टार्टअप्स को सबसे पहले सर्विस देते हैं, जैसे जैसे रिजल्ट वो देखते हैं उसके अनुसार उनसे हम पेमेंट लेते हैं। और आज के चैनल पे मुझे अपना आमंत्रित करा है, इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आईटी से जुड़ी हुई चुनौतियों के बारे में आज हम डिस्कशन करने जा रहे हैं। और कई सारी चुनौतियां हैं जो मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन और व्यापारिक जीवन में फेस की, वो तो आप अच्छे से जानते हैं। कई बार, एक बार तो बहुत ही बड़ा डाउनफॉल आया मेरे बिजनेस लाइफ में। और जो चुनौतियां आज हम फेस कर रहे हैं पुराने तरह में समय में हमने फेस की है। साथ साथ में हमारा तो रोज का काम है कि आईटी प्रोफेशनल्स के साथ जुड़े रहना, उनके इंटरव्यू लेना, उनसे टीम वर्किंग, लीडरशिप, कई सारी चीजें। तो गुरु जी बताइए आप। इसके पहले कि अपन उन सारी चुनौतियों पे हैं, एक बात मैं ये समझना चाहता हूँ कि क्या अब भी आप ये कहेंगे कि किसी बच्चे को जो पढ़ने में बहुत अच्छा है, होनहार है, उसे आईटी प्रोफेशनल ही बनना चाहिए? सबसे पहली जो उसका सिलेक्शन है उसको आईटी की फील्ड के लिए ही करना चाहिए? बहुत बहुत बढ़िया सवाल है आपका। ये सवाल अक्सर इस बारे में मैं चर्चा करता हूँ मेरी टीम से भी। कई बार ऐसा होता है कि मुझे अच्छे टैलेंटेड स्किल्ड पर्सन्स मिले हैं, बट वो क्या होता है कि जैसे हमारी फील्ड में अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, मैं कह सकता हूँ एक अलग वर्टिकल्स होते हैं जहाँ को काम करना पड़ता है, अलग अलग डोमेन्स होते हैं। कोई डेवलपर होता है, कोई टेस्टर होता है, तो कोई डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट होता है। परंतु कई बार मैंने ये देखा है कि जो कैंडिडेट है उसके अंदर स्किल्स बहुत है। ही कैन स्पीक इन इंग्लिश या शी कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड उसके बहुत
स्किलफुल है, परंतु वो इन सारे डोमेन में परफॉर्म नहीं कर पाता है। उसका कारण यही है कि उसके दिमाग में शुरू से एक सोच बैठ गई है कि मुझे आईटी प्रोफेशनल ही बनना है। जबकि मैंने देखा एक अच्छा स्पीकर अगर वो है, तो आज एक अच्छे स्पीकर के लिए तमाम फील्ड, मीडिया की फील्ड है, मीडिया के अलावा आज हम देख रहे हैं कि यूट्यूब चैनल्स पे आप देख रहे हैं एक अच्छा स्पीकर है, बट उनके फैमिली में और बैकग्राउंड में, उनके फ्रेंड सर्कल में उनको सिर्फ एक चीज नजर आती है कि आज हमारे जो सीनियर्स है जो इतना महीना कमा रहे हैं और परिवार वाले ही बोल रहे हैं कि नहीं आईटी में ही जाना है, पर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। एक साधारण जीवन जी रहे हैं वो, लेकिन उनके अंदर स्किल्स बहुत ज्यादा है। कई सारे तो फिर ऐसा क्या देखा जाए, किसी माता पिता को अपन क्या ऐसा गाइड करें कि अगर आप अपने बच्चे के अंदर ये चीजें अगर आप देखें तो ही उसे आप आईटी की फील्ड में भेजें। ऐसी क्या योग्यताएं आप बताना चाहेंगे माता पिता? बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो गुरु जी मेरा कहना ये पड़ता है, आपका सवाल बहुत अच्छा है कि अगर कोई भी बच्चा वो आईटी में जाने के लिए, क्या होता है कि आजकल स्कूलों में पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही है, मैं प्रशंसा करना चाहूँ। अब स्कूलों में 10th 12th 11th के आते आते ही पता चल जाता है बच्चे के अंदर अगर उसकी रुचि क्या होता है कि आजकल यूट्यूब का माध्यम हो गया, आपका सोशल मीडिया का माध्यम, उसमें आजकल बच्चे खुद ऑटोमेटिक इंटरेस्ट लेने लगते हैं। कई बार इंटरेस्ट लेते लेते वो यूट्यूब के माध्यम से सीख के खुद की मोबाइल एप्लीकेशन बना लेते। मेरे एक भांजा है जिसने अभी 10th पास की और एक ऐप बना दिया, तो वहां और एक और बच्चा है मेरे टच में जो क्रिएटिव है कि वो डिजाइनिंग बहुत प्यारी बनाता है, और उसके माँ बाप ये चाहते हैं कि ये सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड में जाए, इंजीनियरिंग बने, बट रहेगा वो आईटी इंडस्ट्री में। बट मैंने हमेशा कहा क्रिएटिविटी उसकी सबसे बेस्ट है। तो कहीं ना कहीं 10th 11th क्लास में जाने के बाद फिर 12th क्लास जैसे ही बच्चा पास करता है, उस वक्त समझ में आ जाता है कि व्यक्ति की लॉजिकल रीजनिंग कैसी, मैथ्स में अच्छा मार्क्स लाना दैट इज डिफरेंट। पर वहीं से करते करते जब 11th 12th में आया, 11th 12th के बाद में अपने को नजर आया आजकल बच्चे बहुत सारे साधन उपलब्ध है। आजकल स्कूल वाले कॉलेज वालों से ज्यादा अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, और पहले ही आजकल छोटे छोटे पीरियड करने के लिए बच्चों को दे देते हैं। अगर बच्चा पढ़ते 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 कुछ छोटा सा व्यवसाय बना लेता है, अच्छी डिजाइनिंग बना लेता है, अच्छा सा कोई सा मोबाइल एप्लीकेशन बना लेता है, तो वहां पे समझ में आ जाता है कि वो जो बच्चा है आगे चल के अपने भविष्य में एक आईटी फील्ड में जा सकता है। अब इसके आगे हम और चलते हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़े हुए हैं, जिनके पास इतने संसाधन नहीं, पर जैसे ही वो कॉलेज के अंदर एंटर होते हैं, कॉलेज बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कॉलेज का रोल बहुत बड़ा है, उसके बारे में और चर्चा करना चाहूंगा आपसे। तो कॉलेज में बच्चा पढ़ता है और सरकारी स्कूल से निकल कर आया है, किसी गांव से निकल कर आया है। हमारे मध्य प्रदेश में बहुत सारे गांव, गांव के साथ साथ मैंने देखा अक्सर कि आर्थिक स्थिति कई सारे बच्चों की अच्छी नहीं रहती है। आज मध्य प्रदेश में तो बहुत ज्यादा है, आप सब आपको पता। एक्चुअली हमारा ऑफिस बॉम्बे में भी है, पर मध्य प्रदेश की तुलना की जाए तो जो बच्चे देहात से निकल के आते हैं उनको ढंग से इंग्लिश का तो बहुत दूर की बात है, हिंदी में अपने आप को प्रेजेंट कैसे करना है, अपने आप को बातचीत कैसे करना है, और वो कॉलेज में भी तरह सीख नहीं पाते हैं। इंडस्ट्री में आते हैं, 2-3 साल काम करते हैं, उसके बाद दे बिकम परफेक्ट। तो अब कॉलेज भी एक रोल प्ले करता है। जब कॉलेज में बच्चा पढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई करते करते उसको ये लगा कि नहीं मैं कोडिंग कर सकता हूँ, उसको ये लगा कोडिंग के साथ साथ कोडिंग करते समय उसकी मैं गलतियां निकाल सकता हूँ, तो ही और शी कैन बिकम पार्ट ऑफ आईटी इंडस्ट्री। अगर इसको अपन मोटा मोटा ये समझे कि पहली बात तो बच्चे की लॉजिक्स ठीक हो, इमेजिनरी पावर ठीक हो, फिर वो अपनी बात को बेहतर ढंग से रख सकता हो, और थोड़ी बहुत उसके अंदर क्रिएटिविटी हो। हाँ। अगर मोटी मोटी ये चीजें हैं तो ही अपने को बच्चे को आईटी फील्ड में आगे भेजना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। पर क्या ऐसा लगता है कि ऐसा हो रहा है? क्योंकि जहां तक मैं जानता हूं, अपने इंदौर और भोपाल 2 शहरों की अगर बात करें तो करीब करीब 70-80 कॉलेजेस हैं, यहाँ पर इंजीनियरिंग के बच्चे निकल रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी डिग्रीज हैं, बीसीए है या बीएससी आईटी है, वो लोग भी कोडिंग्स वगैरह सीखते हैं, वो भी जनरली आते हैं इस फील्ड और इस फील्ड में ही आते हैं, है ना? तो क्या ये सभी बच्चों के अंदर वो टैलेंट है, या ये टैलेंट को डेवलप किया जा सकता है या क्रिएट किया जा सकता है? जी जी बिल्कुल। देखिए गुरु जी,
सन 2009 या 10 में जब मैं पढ़ता था, मैंने खुद ने जावा की बहुत ज्यादा ट्रेनिंग दी हाँ, आपके और है बिल्कुल। सानिध्य में जी जी बिल्कुल मैंने बिल्कुल, पढ़ा है हाँ, कई शिक्षा सारे में। बच्चे। जी उस समय एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज इंदौर के एक लड़का हमारे मेरे टच में आया था, जिसने क्या करा था, थर्ड ईयर के एग्जाम तक नहीं दिया था, जी फाइनल ईयर से ड्रॉप आउट हो चुका था। जी वो इतना ज्यादा कोडिंग को लेके उसके अंदर रुचि थी, वो मतलब उस समय कंप्यूटर चलते थे, कंप्यूटर बैठा रहता था। और 2009 की बात है जब एंड्रॉइड इतना ज्यादा इंट्रोड्यूस भी नहीं हुआ था, एंड्रॉइड को पता एक बनते भी नहीं थे उस वक्त, और हम सब एक बात चल रही थी कि एंड्रॉइड आएगा और अचानक बिल्कुल मार्केट के अंदर इसका बूम आ जाएगा, एंड्रॉइड एप्लीकेशंस के प्रोजेक्ट मिलेंगे। तो वो लड़का बोलता था एंड्रॉइड आएगा गूगल का, उसमें ये बेनिफिट होगा वो बेनिफिट होगा। और वो इतना ज्यादा इंटरेस्टेड था कि आज देखिए वो एक गेम डेवलपमेंट कंपनी में है हैदराबाद में, और डिग्री उसका मार्क्स कोई मायने नहीं करते, पर उसकी जो स्किल्स थी जब उसने अपना ध्यान लगाया वो आई रियली अप्रिशिएट हिम। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चा जो कंप्यूटर बैठ रहा है, जिसकी R&D पावर, जैसे अपना लॉजिकल और R&D पावर जो जो रुचि रुचि के अंदर जाता ही जा रहा है किस टॉपिक के अंदर, उसको लग रहा है कि सपोज अगर वो कोई सी कोडिंग सी प्लस से स्टार्ट कर रहा है, जावा से स्टार्ट कर रहा है, अंदर जाते 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 मैं ये बनाऊं मैं वो बनाऊं, ये क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो वो तो बहुत ही आगे जाते हैं। उनका ग्रोथ लेवल इतना ज्यादा आगे है कि उसको अपन कंपेयर भी नहीं कर सकते। और जैसा कि आपने बताया है कि आज इतने ज्यादा इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, दूसरी फील्ड वाले भी आ रहे हैं, तो ये सब इसका सहज उत्तर है कि ये वास्तविकता है कि आईटी इंडस्ट्रीज को स्किलफुल मैन पावर की जरूरत है। अब इसके लिए डिग्री के होना या फिर आपके डिग्री के साथ साथ अच्छा मार्क्स होना जरूरी नहीं। कई सारे ऐसे हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, पीएचडी करने के बाद एक हमारे टर्म्स आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आते हैं, जिसमें उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हम बोलते हैं, जो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ फिट होती है। मैंने कई लोग देखे हैं जो पीएचडी कर लेते हैं, लेकिन वो उनका एक छोटा सा कंसेप्ट होता है, सिर्फ जो हम उनको फर्स्ट ईयर से पढ़ाया जाता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एनकैप्सुलेशन एंड एब्स्ट्रैक्शन, उसका सही प्रकार से जवाब पीएचडी करेंगे जो कि एचओडी के पद पे भी थे वो भी जवाब नहीं दे पाते। तो वास्तविकता ये है कि किताबी ज्ञान और एक प्रैक्टिकल ज्ञान में बहुत डिफरेंस है। नो डाउट अगर स्किल्स है, बंदा 10 पास है, नो डाउट मैं एक बंदे का और नाम लेना चाहूंगा जो हमारे यहाँ काम करता था, वो उसने 12th के एग्जाम दे रहा था, और उसने हमारे यहाँ शायद कुछ याद होगा वो जिसने आपकी वेबसाइट पे काम किया था, पीएचपी में कोडिंग कर रहा था, एज ए इंटर्न आया था, सीखते सीखते आज आप देखिए एक अच्छी बड़ी कंपनी इंदौर में काम कर रहा है। तो अब सोचा होगा उसने कि चलो मैं करस्पॉन्डिंग कोर्स में बीकॉम या बीबीए करूं, बट वो 12th में इतना ज्यादा हो गया कि वो आगे निकल गया। कहने का मतलब ये है कि एजुकेशन मदद तो करती है, लेकिन आईटी प्रोफेशनल के लिए सिर्फ डिग्री होना ही काफी नहीं है। ये प्रश्न करने के पीछे मेरा उद्देश्य ये था, मैंने अक्सर ये देखा कि आईटी कंपनीज विशेषकर अपने क्षेत्रों में अच्छे मैन पावर को लेकर संघर्ष करती है। हाँ, और हमेशा ये उनकी समस्या रहती है कि हमें अच्छा मैन पावर नहीं मिलता जी। जबकि संख्यात्मक दृष्टि से देखें कि इतनी बड़ी संख्या में आईटी प्रोफेशनल बनाए जा रहे हैं जी, तो क्या ये कमी सिस्टम की है, शिक्षा की है, या लोगों को चुनने की है, या लोग आंख बंद करके वो फील्ड को चुन ले रहे हैं और ये भी नहीं तय कर पा रहे कि हमारी गुणवत्ता का स्तर क्या है जी। तो आप लोगों को ये समस्या है क्यों, ये आईटी इंडस्ट्री में ये एक समस्या क्यों है? बिल्कुल, ये सवाल आपका बहुत ही अच्छा है, और साथ साथ में इस सवाल के जवाब जो मैं देना चाहूंगा, शायद आपकी ऑडियंस जो सुनेगी और ये जो यूथ सुनेगा जो आईटी फील्ड में जा रहा है, और तो उनके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। सबसे बड़ी जो चुनौती आ रही है, देखिए डिग्री का होना जरूरी नहीं है, जिससे आपको पता है स्किल्स होना चाहिए। आजकल जो बच्चा कॉलेज के अंदर एंटर हो रहा है, कॉलेज के साथ साथ जैसे वो जब पढ़ने बैठता है, या जो माँ बाप का दृष्टिकोण, बच्चे का दृष्टिकोण और कॉलेज का दृष्टिकोण, इन तीनों का दृष्टिकोण सिर्फ एक ही जगह है आईटी फील्ड में, वो है कि इसका सैलरी पैकेज कितना है। ओके, सैलरी पैकेज कोई सोचता है, आज कॉलेज में एडमिशन होते हैं, प्लेसमेंट्स के लिए बड़े बड़े होर्डिंग्स लगा दिए जाते हैं कि इसको 7 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है, 12 लाख का पैकेज ऑफर हुआ है, और बच्चा भी ये सोच रहा है कि मैं जैसे ही इंजीनियरिंग कंप्लीट करूं तो मुझे कितना का पैकेज मिलेगा। ये सबसे बड़ा दृष्टिकोण है, और जो उनको पीछे खींच रहा है। साथ साथ में माँ बाप भी सोचते हैं कि मेरा बच्चा तो अच्छे कॉलेज से पढ़ रहा है, अब जैसे निकलेगा तो उसका पैकेज क्या रहेगा, क्योंकि पड़ोसी के तो कॉलेज और इंस्टीट्यूट पैसा लेते भी तो बहुत ज्यादा है, और यही कह के लेते हैं कि इतनी फीस अगर आप जमा करेंगे तो इतना बड़ा पैकेज मिलेगा, तो उसमें वो सोच रहा है तो गलत क्या सोच रहा है।
देखिए, गलत इसमें दृष्टिकोण पूरा तरीके से पैकेज की तरफ जा रहा है, पर उस पैकेज को हासिल करने के लिए जो स्किल्स होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, वो नहीं कर रहा। वो सोच रहा है कि मैं बस कुछ अच्छे मार्क्स ले आऊंगा, सर के कहने पे कोई अच्छे से इंटरव्यू दे दूंगा, तो मेरे पास डिग्री सफिशिएंट है। आज फ्रेशर्स की वैकेंसी छोटे छोटे स्टार्टअप आईटी कंपनी निकालते हैं, तो फ्रेशर्स तमाम रेज्यूम अप्लाई करते हैं, ढेरों फ्रेशर्स आते हैं, बट उनको चुनना या उनको रखना फिर बाद में थोड़ा नुकसानदायक हो जाता है। नो डाउट अच्छे फ्रेशर्स आते हैं जो जल्दी अडॉप्ट करते हैं चीजों को और आगे बढ़ते हैं, पर मेरे लिए तो जहां तक मैंने ये महसूस करा है, मेरा अनुभव ये कहता है कि आदमी जो बच्चा है, कॉलेज है, सबका दृष्टिकोण सिर्फ पैकेज की तरफ जा रहा है। और पैकेज की तरफ जाए, बिल्कुल सही कहना, आपको पैकेज की तरफ जाना चाहिए, आदमी कमाने के लिए कर रहा है, जीवन में उसको आगे बढ़ना ही। पर पैकेज के लिए जाने के लिए, उस पैकेज को हासिल करने के लिए जो कंपनी में जो लोग 2.5 लाख रुपए मंथ में काम कर रहे हैं या जिनका 25 लाख का पैकेज है, उनके अंदर स्किल्स कितनी है, उनको आता क्या है, उन्होंने कितने प्रोजेक्ट कंप्लीट करने। अगर कॉलेज ये दृष्टिकोण रखे कि आपका इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के पहले पहले कम से कम मैं आपको 3 प्रोजेक्ट आपकी मेहनत से कंप्लीट कराऊंगा, बच्चा स्वयं प्रोजेक्ट कंप्लीट करे, तो नो डाउट मैं कहता हूं कि अगर व्यक्ति कॉलेज प्लेसमेंट ना लाए तब भी इतनी ज्यादा वैकेंसी है, हर कंपनी वाला परेशान है कि अच्छा मेहनत नहीं मिलता, आराम से उसको पैसा मिलेगा। अच्छा, अगर सामान्य सी बात की जाए या आपका एक्सपीरियंस इस बारे में क्या कहता है कि आप अगर 100 लोगों को बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, हाँ जी, तो आपका रेशियो क्या रहता है? आप कितने लोगों को फर्स्ट फिल्टर पे लाते हैं और कितने लोगों को फाइनली रिक्रूट कर पाते हैं? जी बिल्कुल बताता हूँ गुरु जी। देखिए, अभी जो ग्रेजुएशन करके आ रहे हैं जी, कॉलेज के लेवल पे बहुत ज्यादा चीजें डिफरेंस मतलब मायने रखती है। कई बार जैसे 100 के रेशो में तो हमें कई ज्यादा फ्रेशर्स ऐसे मिलते हैं जो इंस्ट्रक्शंस को फॉलो नहीं कर पाते। जी, हम सिंपल सा सबसे पहले एक रिटर्न देते हैं, रिटर्न एग्जाम। रिटर्न में पहले तो ऐसा होता था कि लॉजिकल रीजनिंग लेना है और कई सारे मैथमेटिकल क्वेश्चंस उनसे पूछना है, ताकि उस व्यक्ति का हम जो ये जज कर सके कि उसका लॉजिकल रीजनिंग कितना स्ट्रांग, साथ साथ में उसका एप्टीट्यूड कैसा है, और फिर बात आती है एटीट्यूड की, पर्सनैलिटी उन सब की तरह। पर कुछ सालों से ऐसा हो रहा है कि जो इंस्ट्रक्शंस हमारे रिटर्न में बताए जा रहे हैं वो तक बच्चा समझ नहीं पा रहा है। आज अगर कॉलेज का नो डाउट में फर्क पड़ता है कि अगर कोई सा सामान्य कॉलेज से बच्चा आया है तो वो क्वेश्चंस पेपर को ढंग से रीड नहीं कर रहा है कि पूछा क्या है, तो वो 100 का जो आप पूछ रहे हैं उसमें 70 तो वहीं पे चले जाते हैं। आज हम उस दौर में हैं कि जहाँ चैट जीपीटी का इस्तेमाल कर रहे हैं, एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं, सब चीजें बहुत ही आसानी से होती हैं, परंतु फिर भी हमारे रिटर्न पे हम जब रिटर्न लेते हैं बच्चे का, इनफैक्ट हम सेल्स वालों का भी लेते हैं, एचआर का भी लेते हैं रिटर्न, उसमें हम ये सबसे पहले सवाल पूछते हैं कि चैट जीपीटी के 10 प्रॉम्प्ट्स को सजेस्ट, व्यक्ति कुछ नहीं मोबाइल खोल के 10 प्रॉम्प्ट्स सजेस्ट कर सकता है, फिर करंट ट्रेंडिंग टॉपिक सजेस्ट किए, साथ ही साथ में आप मुझे एक एक्सेल और वर्ड के फॉर्मेट बना के बताइए, तो ये भी बताना फिर लोगों के लिए मुश्किल होता है। मेरा प्रश्न भी वही है कि अगर मान लीजिए 100 में से 70 निकल गए, अब 30 लोगों को आप फर्स्ट कट में रिक्रूट करते हैं या इससे भी कम? इससे भी कम है। देखिए, हमारा जो स्तर है, आज हम जिस स्तर पे हैं, मतलब अब 100 लोग आते हैं, जिसमें बताया कि अगर जो हमारे इंस्ट्रक्शन समझ पा रहे हैं, देन फिर वो सेकंड फेज पे आए। अब सेकंड फेज में जो आएगा तो अब वो कोडिंग वाला है, तो अब नॉर्मली सी बात है कि फिर हम उसे लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड के बारे में दूसरा रिटर्न लेते हैं। सेल्स वाला है तो सेल्स के लिए हम उससे जो सेल्स की स्किल्स होती हैं उसके रिगार्डिंग कौन सा प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता है, प्लेटफॉर्म की अंडरस्टैंडिंग कितनी बढ़िया है, आउटरीच अप्रोच होती है, बिडिंग होती है, इसके बारे में थोड़ा जानता है तो उसके बारे में लेते हैं। एचआर है तो एचआर को थोड़ा सा हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस इन सब के बारे में, उसमें कितने सिलेक्ट होते हैं? फिर 30 उसमें फिर 30 में का समझ लीजिए कम से कम 50% फिल्टर, मतलब 15 बचते। और फाइनल कट आते आते क्या आपको लगता है कि 100 में से 2 या 3 बच्चे सिलेक्ट हो पाते हैं? जी, 5 लोग चुने जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है, मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ और आईटी कंपनीज की, कि जो भी स्टफ या जो भी लोग इनको पहुंचाए जा रहे हैं, शिक्षा जगत ये कहता है कि हमने अपनी तरफ से इन्हें पूरी तरह से कोर्स करा दिए हैं जिसकी फीस वह ले चुका है। उनके जो रिक्रूटमेंट करने वाले लोग हैं जो उनके कॉलेजेस में ही बैठते हैं, वे सभी लोग भी ये कहते हैं कि हमने लगभग वह हर चीज बता दी है जिसके लिए वह नौकरी के लिए तैयार है। लेकिन जब ये बच्चे नौकरी के लिए पहुंचते हैं तो देखिए कि कितना बड़ा गैप है कि 100 में से 3 बच्चे केवल ऐसे हैं जिनको अजय सर जैसे लोग नौकरी पे रख पाते हैं।
अब इस नौकरी में सिलेक्ट होने के बाद वह नौकरी की चुनौतियां जो अब चालू होने वाली हैं या होती हैं, उसमें कितना सफल होते हैं, नहीं होते हैं, ये समय बताएगा। खैर, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ और मैं अगला प्रश्न अजय सर आपसे ये करना चाहता हूँ कि क्या इतनी चुनौतियों के बावजूद आप ये कहना चाहेंगे कि आईटी कंपनीज, एज ए आईटी कंपनी प्रोफेशनल, आप अपने साथ के लोगों को या नए आने वाले एंटरप्रेन्योर्स को ये सजेस्ट करेंगे कि वे आईटी कंपनीज में एज ए प्रोफेशनल या स्टार्टअप अपना काम शुरू करें? क्या आपको लगता है ऐसा माहौल है अपने देश में या प्रदेश में? जी, इस बारे में अच्छे से मेरे अनुभव के अनुसार बताना चाहूंगा गुरु जी आपको। अभी मैं ट्रेंड जो देख रहा हूँ उसमें मैक्सिमम ऐसा ट्रेंड चल रहा है कि एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है बच्चा। और आपको खुद को पता हुआ कि एंटरप्रेन्योरशिप में व्यक्ति स्टार्टअप करते हैं, सक्सेस कितने होते हैं, फेलियर कितने होते हैं, फेलियर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है। उसका कारण ये है कि देखिए, अक्सर ये देखा यूथ में फैशन का तरीका बदलता रहता है। तो मेरी बात को अदरवाइज नहीं लीजिए, फैशन का तरीका बदलता रहता है। पहले एक फैशन का तरीका अलग हो जाता था कि अच्छी गाड़ी ये वो, पर आजकल फैशन का तरीका ये हो गया कुछ लोगों के मन में कि हम खुद का बिजनेस कर रहे हैं, राइट। तो ये मुझे नजर आ रहा है, मैंने कई लोगों को देखा है, हमारे साथ कई सारे क्लाइंट जुड़े हैं जो स्टार्टअप उन्होंने किया है। स्टार्टअप में कई लोग फेल हुए हैं, कुछ लोग तो बहुत ज्यादा सक्सेस भी हुए हैं, बड़े बड़े स्टार्टअप हमारे क्लाइंट है। तो जो मैंने इस चीज में जो मेरा अनुभव कहता है, अगर आपको स्टार्टअप करना है तो 3 चीजें का ध्यान रखना। पहली बात तो पेशेंस, देन फिर प्रेजेंस, और फिर उसका परसिवरेंस होना चाहिए। इसमें मैं इसको उल्लेखित करना चाहूंगा कि देखिए, पेशेंस मतलब कि आपको अगर बिजनेस करना और बिजनेस मॉडल, ये दोनों अलग अलग चीज। आदमी सोचता है कि मेरे को ग्राफिक डिजाइनिंग आती तो मैं कंपनी खोलूंगा, या फिर व्यक्ति सोचता है कि मुझे एक मोबाइल ऐप डेवलपमेंट करते आता तो मैं कंपनी खोलूंगा, या व्यक्ति कुछ भी एक छोटा काम आता है वो सोचता है कि मैं बिजनेस कर लूंगा। तो बिजनेस मॉडल और बिजनेस करना एक अलग चीज है। बिजनेस करते आना चाहिए। गुरु जी जैसे आपने मुझे समझाई थी, इसको सीखने में मुझे बहुत कई वर्ष लग गए कि बिजनेस करते आना चाहिए। बिजनेस एक टोटली अलग चीज है। बिजनेस मतलब व्यापार है। आप व्यापार के अंदर, आपके अंदर देखिए, व्यापार करता आना चाहिए तो आपके अंदर सिर्फ स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप होना भी जरूरी है। सबसे महत्वपूर्ण दूसरा पॉइंट टीम बिल्डिंग आपका आना चाहिए, और सबसे उससे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है वो सिस्टम। आपका सिस्टम ऐसा होना चाहिए जिसको चलते हुए आपको कभी भी ना मैन पावर की समस्या है, ना फंडिंग की समस्या है, ना क्लाइंट की समस्या है। तो एक बिजनेस करना सीखना चाहिए सबसे पहले। तो पेशेंस में यह है कि अगर आपके अंदर जो स्किल्स है, आप अगर नौकरी कर रहे हैं तो वहां टिक के नौकरी करें, अच्छे से काम करें, सीखें, पूरा अनुभव लें। अनुभव लेने के बाद फिर वो किसी भी प्रकार से बिजनेस के मतलब कई सारे आजकल कोर्सेस अवेलेबल हैं, या बिजनेस करना सीखे कि बिजनेस कैसे करूंगा। अगर मुझे कंपनी खोलना, एज अ फ्रीलांसर काम करना, दैट्स डिफरेंट है। पर एक कंपनी या एंटरप्रेन्योर आप बन रहे हो, 4 लोगों को लीड करना है तो लीडरशिप क्वालिटी चाहिए उसकी। अगर लीडरशिप क्वालिटी नहीं है तो 4 लोग वहां जाएंगे। जैसे आपके अंदर गुरु जी बात करें तो लीडरशिप क्वालिटी वो है। आज अध्यात्म से जुड़ी हुई बातें हैं कि इसके लिए मैं सबसे जो बड़ी चीज को फॉलो करता हूँ, रामचरितमानस को फॉलो करता हूँ। राम जी अयोध्या से जब निकले वनवास की तरफ, जब उनको सेना की आवश्यकता थी, हालांकि उनके पास सेना थी, परंतु फिर भी उनके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी थी कि उन्होंने वानर सेना को अपनी सेना बनाई। उससे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है और मैं अक्सर ये चीज देखता हूँ। तो ये व्यापार में भी ऐसा है। टीम ऐसी होना चाहिए कि आप किसी भी सिचुएशन में क्यों ना हो, टीम के 4 सदस्य ऐसा होना चाहिए, अगर आपका फंडिंग हो या ना हो, पर वो आपके साथ जुड़े रहे और आपका साथ नहीं है। उसके लिए आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए। अगर आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है, देन यू हैव टू मूव। और टीम बिल्ड तो करना ही पड़ेगा, जैसा आपको बताया। और सिस्टम होना जरूरी है कि आपका सिस्टम क्या, आपके रूल्स रेगुलेशंस, बिना रूल्स रेगुलेशन कुछ हो नहीं सकता। तो मेरा कहना यह पड़ता है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर्स बनना चाहते हैं, सबसे पहले पेशेंस रखें, अपने काम को सीखें, बिजनेस को सीखें, फिर प्रेजेंस रखें। क्या होता है, थोड़ी सी सफलता मिलने के बाद आजकल युवा देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट इतना ज्यादा बढ़ा लेते हैं, तो फिर उनको समस्या जाती है, कई बार स्टार्टअप बंद करना पड़ता है। उनके काबिलियत है, परंतु एक्सपांशन उन्होंने 3x कर लिया। और प्रेजेंस रखना जरूरी, मतलब ऐसा है कि आपको उपलब्ध रहना पड़ेगा वहां पे, आपको आपके मैदान से हटना नहीं। तो परसिवरेंस होना बहुत जरूरी, जो थाना है उसको तो हमें करना ही है। तो ये तीनों चीजें अगर हैं तो वो एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकता है। मैं हर एक युवा को प्रेरणा देना चाहता हूँ, आप एंटरप्रेन्योर की तरफ जाएं। जितने ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, जितना ज्यादा बिजनेस हमारे देश के अंदर बढ़ेगा, हमारी इकोनॉमी को फायदा है, हम सबको फायदा है। परंतु उस पर जाने के लिए पहले अपने आप को तैयार करें, ये चीजें होना जरूरी है।
बिना तैयारी के सीधे उतर जाना कि थोड़ा बहुत अगर हमने मोटिवेशनल लेक्चर सुन लिए और अपन सीधे उतर गए, फिर फेल हुए, उसके बाद फिर नौकरी करना स्टार्ट कर दिया, फिर आपका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता है। देखिए, इतनी बड़ी बात है जो अजय सर ने बोली कि व्यापार करना बिल्कुल करना चाहिए। और जो लोग आज व्यापार करने के बारे में सोच रहे हैं, कई ऐसे बच्चे भी हैं जो किसानों के परिवारों से आते हैं या दूसरे व्यापार करने वाले लोगों की तरफ से आते हैं, वे आईटी के क्षेत्र में व्यापार करना चाहते हैं। अजय सर का कहना एकदम स्पष्ट है, पहले ये देखें कि क्या आप 4 लोगों को, 40 लोगों को साथ में लेके चलने की आपके अंदर व्यक्तित्व में वह कला है। दूसरा ये कहते हैं कि आप अगर काम को आरंभ कर लेंगे तो 2 बातें होंगी, या तो वह तुरंत ही हिट हो जाएगा, चलने लगेगा, और या फिर उसमें समय लगेगा, उसके लिए आपको धैर्य रखना है। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है कि अगर आप इनिशियल स्टेज में सक्सेसफुल होने भी लगे, बेहतर आपका काम चलने भी लगा, तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने आकार को इतना बड़ा कर ले, चाहे पैसे के लिए या उधार में या लोगों को जोड़ के, कि आप उस बड़े आधार को, उस उतने बड़े आकार को संभाल ना सके। ये सामंजस्य अगर आप बिठाना जानते हैं तो ही आपको व्यापार के क्षेत्र में आगे आना चाहिए। अजय सिंह गौतम साहब से अपन बातचीत आगे जारी रखेंगे ब्रेक के बाद। आईटी कंपनी चलाने वाले आईटी प्रोफेशनल श्री अजय सिंह गौतम साहब से हमारी चर्चा जारी है। कंपनियों के तौर पे आने वाली चुनौतियों को हमने जाना। अब हम यह बात समझना चाहेंगे कि एज एन इंडिविजुअल आईटी प्रोफेशनल्स की क्या समस्याएं हैं, क्या चुनौतियां हैं, और क्या ये चुनौतियां समय के साथ समाप्त हो जाती हैं या समय के साथ बढ़ जाती हैं, या इनमें किसी प्रकार का कोई ट्रेंड देखा जा सकता है। इन सभी बातों को समझते हुए आगे बातचीत करते हैं। अजय सर, एक बात बताइए कि एज एन इंडिविजुअल अगर कोई व्यक्ति किसी कंपनी में एंटर कर गया जी, तो क्या ये माना जाए कि अब इसकी लाइफ एकदम सेट है, बढ़िया, को अच्छी तनख्वाह मिलती है, सब कुछ ठीक है, और इसके बाद जीवन में कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं आएंगे, उसके जीवन में फिर कोई तनाव नहीं रह जाता, या कुछ और भी चुनौतियां होती हैं आईटी प्रोफेशनल्स की? चुनौतियां तो बहुत ज्यादा होती हैं गुरु जी। जैसे कि इसमें मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा आपको कि यहाँ पे 2 अलग अलग सवाल उत्पन्न होते हैं। जी। पहला सवाल ये होता है कि आप जो कर रहे हैं, अगर आप संतुष्ट हैं जिस काम से, ना, यहाँ पे मैं उदाहरण यहाँ देना चाहूंगा कि एक मेरे मित्र ने अच्छा, मतलब तकरीबन 2007 का पास आउट हूँ मैं, 2007 में मैंने इंजीनियरिंग कंप्लीट किया था। और मेरे साथ में मेरा मित्र, जिसको विप्रो बीपीओ मतलब कंपनी का नाम लेना उचित नहीं होगा, एक बीपीओ कंपनी में उस समय 45,000 रुपीज पर मंथ में उसका रिक्रूटमेंट हुआ। दैट्स अ वेरी गुड पैकेज। उस समय के हिसाब से 45,000 से कम नहीं होता। ठीक। अब चूंकि वो किस में था, कॉल सेंटर में था, सपोर्ट में था, बट वो चाहता था कि मुझे तो डेवलपर बनना है। तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस था। मैं उस जॉब को छोड़ने के बाद उसने 6 महीने डॉटनेट के ऊपर ट्रेनिंग ली, फिर स्टाइपेंड पे इंटर्नशिप पे 5,000 पर मंथ में इंदौर में काम किया, और अब ही इज इन गुड कंपनी जिसमें वो अच्छा काम कर रहा है। एक तो ये हो गया, अगर आप सक्षम हैं, आपका माइंड स्किल अच्छा है, अगर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप फील्ड के बारे में नॉलेज रखते हैं कि अगर मेरी नौकरी छूट जाती है या फिर मैं नौकरी छोड़ता भी हूँ परंतु 6 मंथ में मैं बाउंस बैक कर जाऊँ कि ये कौन सी फील्ड है अच्छी है, उसको अच्छा करके मैं उससे भी ज्यादा कमा सकता हूँ। तो ये एक तो ये यहाँ पर एक चुनौती आती है कि व्यक्ति मतलब अपने सेल्फ डिसीजंस को लेकर आगे बढ़ता है। दूसरा, सामान्य जो आईटी प्रोफेशनल्स की बात करते हैं, ये बहुत बड़ी चुनौती है कि जैसे आपने बताया कि बहुत बहुत लोगों को देखा है जो अच्छी सैलरी पैकेज में 1-1.5 लाख रुपए महीना मिल रहा है, अचानक उनकी नौकरी चले गई। फ्लैट की किस्त देना है, किस्तों में प्रॉब्लम आ रही है, कई लोगों क्रेडिट कार्ड के बिल बकाया है, बहुत प्रॉब्लम उनकी जाती है। तो वो जो समस्याओं को फेस कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं उनको एक जानकारी, एक शिक्षा लेके चलना पड़ेगा। देखिए, अगर आप एक प्राइवेट सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं तो अभी भविष्य का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आज का मैं सीधे फ्रैंकली बोलना चाहूंगा कि जॉब की कोई गारंटी। प्राइवेट सेक्टर में जब तक आप परफॉर्मेंस दे रहे हो तब तक सामने वाला रखेगा, या जब तक सामने वाले के पास काम आ रहा है तब तक वो आपको रखेगा, अदरवाइज वो आपको अलग कर देगा। ऑब्वियसली बात है, कंपनी के पास प्रोजेक्ट्स रहेंगे, प्रोजेक्ट्स के साथ साथ काम रहेगा, तब तक आप उसके यहाँ काम करोगे जब तक आपको स्किल्स रहेगी, या फिर अगर ना परफॉर्मेंस नहीं दिया तो वो टर्मिनेट कर सकता है।
अब यहाँ पर जितने भी सामान्य आईटी प्रोफेशनल्स हैं जो एक अच्छे सैलरी पैकेज पे प्लेस होते हैं, तो उनको जो है ना दो चीजों का शिक्षा लेना जरूरी है। पहली चीज तो ये है कि मैंने एक उदाहरण के तौर पर आपको बताया कि वो फ्यूचर में आने वाली जो टेक्नोलॉजी है या फ्यूचर में आने वाला जो ट्रेंड है या आगे चलकर क्या चीजों में भविष्य आ सकता है, अपडेशन अपग्रेडेशन कैसे हो सकता है, उसकी वो पढ़ाई करते रहे, उसकी ट्रेनिंग लेते रहे। देखिए पहले मैं उदाहरण करना चाहूंगा, सर मोबाइल ऐप डेवलपमेंट आज की तारीख में हम फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी में करते हैं, रिएक्ट नेटिव में करते हैं। कुछ वर्ष पहले हम सन 2017-18 से लेकर तकरीबन 2020 तक हम जावा का यूज करके नेटिव एंड्रॉइड एप्लीकेशन बनाते थे, ऑब्जेक्टिव सी का यूज करके हम स्विफ्ट का यूज करके हम आईफोन एप्लीकेशन बनाते। पर अब हर एक क्लाइंट ये चाहता है कि मुझे रिएक्ट नेटिव बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए या फ्लटर बेस्ड एप्लीकेशन चाहिए। अब यहाँ पे भी जब हमने टेक्नोलॉजी के अंदर अपग्रेड किया तो जो इंजीनियर्स थे उनको ये पता था, वो ऑलरेडी सीख गए अपने एंड पे और उन्हें अडॉप्ट किया नई टेक्नोलॉजी को और दे आर वर्किंग फाइन, और जितना उनको मिलता था उससे ज्यादा बड़ी बड़ी कंपनी में पैकेज होते। तो कुछ ऐसे भी प्रोफेशनल्स थे जो सीखना नहीं चाहते, तुमको लगता नहीं मैं सैचुरेशन छोड़ना, घर जाते हैं, शादी हो गई, बच्चे हो गए, बस आना है, मुझे कोडिंग दे रखी है, कोडिंग करना है, कोडिंग करने के बाद घर जाना, अपने आप को अपडेट नहीं किया, तो उनकी जॉब छूटी और उन्हें बहुत ज्यादा चुनौतियों को अपने जीवन में फेस किया। 2-2 साल तक अब कोई नॉन आईटी में जॉब कम पेमेंट नहीं देगा, फिर उनको वापस सीखना पड़ा। सीखने के बाद कुछ लोग लग गए, कुछ ने अपनी फील्ड कुछ चेंज किया। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज आती है कि समय के अनुसार अपने आप को अपग्रेड करें कि जो आने वाले ट्रेंड। नंबर 1। नंबर 2, इसमें थोड़ा फाइनेंशियल शिक्षा भी होना जरूरी है। अच्छा जी, फाइनेंशियल शिक्षा ये है कि जो मैंने भी खुद ने महसूस करी कि मैंने अपने व्यक्तिगत जीवन में शायद मैंने बहुत ज्यादा फेलियर्स देखे अपने, और ऐसा एक फेलियर से ही मैं सीखा जी। और हमेशा सब लोगों का मार्गदर्शन लेता है। अगर आप एक छोटा सा अमाउंट कमा रहे हैं तो थोड़ा सा एसआईपी में इन्वेस्ट करें, कुछ ऐसी जगह इन्वेस्ट करें कि जब यदि आपके पास कंसिस्टेंट इनकम आने वाले 1 साल तक नहीं है तो कम से कम उस सेविंग से आपका घर चल सके, आपका मनोबल कम ना, आप अपने आप को तैयार कर सकें। तो यहाँ पे 2 चीजें हैं, अपने आप को आने वाले समय के लिए तैयार करें और फाइनेंशियल शिक्षा को लेकर चलें जिसमें आप उस चीज को मैनेज कर सकते, तो ये चुनौतियों से निपटा जा सकता अभी जैसे आपने बताया कि अपने आप को अपग्रेड करने की है। बात, जी अपग्रेडेशन में अभी एक नई टर्म बहुत तेजी से आने लगी और हम जैसे नॉन टेक्निकल लोग भी अब वो शब्द को समझते हैं, वो है एआई। जी जी, आर्टिफिशियल क्या इंटेलिजेंस। ये मान के चले कि जिस तरह से पहले कोई काम इंसान का दिमाग करता था, अब वो टेक्नोलॉजी करेगी, और क्या ये परिस्थिति आएगी कि जो सामान्य रूप से 10 लोगों का काम है वो पहले एक कंप्यूटर कर देता था और अब ये एआई कर दिया करेगा। तो क्या ये चुनौती आईटी सेक्टर में इंसानों के ऊपर भी लागू होगी? देखिए गुरुजी, एआई के आने से या कोई भी नई चीज आने से ऑब्वियसली बात है कि वो एक अपग्रेडेड चीज है। जिसने अपने आप को अपग्रेड नहीं किया है उसको नुकसान होगा, और जिसने अपने आप को अपग्रेड कर लिया उसको बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। फायदा नहीं, बहुत ज्यादा फायदा होगा। और एआई की जहां तक बात है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात है, तो इसने हमारे काम को आसान किया है। जी। जो कोडिंग करने में अगर एक स्किलफुल डेवलपर है या स्किलफुल आपका कंटेंट राइटर है, स्किलफुल डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, जिस काम को करने में अगर वो 45 डेज लगाता था तो वही काम आज की तारीख में मात्र 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। हाँ। यदि अगर उसके अंदर कैंडिडेट के अंदर स्किल्स हैं तो 45 दिन में 3 प्रोजेक्ट कंप्लीट कर सकता है, जो वो 45 दिन में एक करता है। तो शायद जो उसको सैलरी पैकेज अभी मिल रहा है उससे ज्यादा उसको इंक्रीमेंट मिल सकता है। अगर नए आने वाली चीजों को हम चुनौती की बजाय एक अवसर के रूप में स्वीकारें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे लगता है ये बहुत ही अच्छा अवसर है। एआई के अंदर ऐसा नहीं है। एआई के आप मेरा आर्टिकल पब्लिश हुआ था दैनिक भास्कर में, आपको शेयर करना चाहूंगा। एआई के बारे में बहुत डिटेल में दिया था, मैंने खुद ने उसमें लिखा था, दर्शकों को शायद आप लिंक दे देंगे उसको, कि देखिए एआई के अंदर कई सारी फील्ड्स और ज्यादा ओपन हुई। कंटेंट राइटिंग कई सारे फ्रीलांसर्स हैं जिनको हेल्प मिली है, तो वो कई सारे हाउस वाइफ्स होती है जो जॉब नहीं कर सकती पर घर बैठ के ऐसे फ्रीलांसिंग काम कर रही है, कंटेंट राइटिंग कर रही है, या फिर सोशल मीडिया की पोस्ट बना रही है, वीडियो एडिटिंग कर रही है, तो एआई टूल से उनका काम आसान हो गया, उनको भी एक अर्निंग सोर्स मिली। साथ साथ में एआई के टूल्स हो जाने के साथ साथ कंपनियों को तो आसानी मिली है, जो आईटी प्रोफेशनल्स है उनको भी आसानी मिली। अब एआई से अगर आगे आने वाले हम देखे जाए तो आगे आने वाली जो टेक्नोलॉजी में कई सारी नई चीजें आने वाली, मेटावर्स से रिलेटेड आने वाली है, एआई से रिलेटेड कई सारी चीजें नई इन्वेंट हो रही है, कंपनी प्रोजेक्ट्स बना रही है, नए नए प्रोडक्ट्स बना रही है। तो वो प्रोडक्ट्स में
एआई इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, डेवलपर्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप अपग्रेडेड हैं तो वैकेंसी बहुत है और आपको मन चाहा आपको सिलेक्ट पैकेज मिल सकता है। एआई टेस्टर की वैकेंसी अलग से निकलेगी, जो नॉर्मल टेस्टर है उसकी वैकेंसी अलग से निकलेगी एआई टेस्टर, और एआई के टूल्स को यूज करने के लिए ऑपरेटर की वैकेंसी अलग से निकलेगी। तो देखा जाए तो ये अवसर है, इस अवसर को अगर समझ के अगर व्यक्ति अपना को अपग्रेड करे तो बहुत ज्यादा फायदा है। अगर बंदा खुद पढ़ता है और अपग्रेड रखता है जी। अब एक बात और है इससे जुड़ी हुई कि मैंने देखा कि ज्यादातर आईटी प्रोफेशनल्स का जो जॉब टाइमिंग होता है जी वो बड़ा नॉर्मल सा होता है। जी। और वो पूरे समय मैंने देखा कि वो कंप्यूटर्स पे बेचारे लगे होते हैं, दिन में की रात की जो भी उनकी ड्यूटी होती है। और इसके बाद आपने बताया कि थोड़ा सा फाइनेंशियल लिटरेसी भी हो उनके पास में, और थोड़ा सा उनको अपनी दूसरे अपग्रेडेशंस भी करने हैं। और स्वाभाविक है कि चूंकि पारिवारिक जीवन है तो सामान्य सामाजिक पारिवारिक जीवन भी जीना है जी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि सामान्य जीवन में है तो वही 24 घंटे? मैंने बहुत से ऐसे आईटी प्रोफेशनल्स देखे जो 4 घंटा सोते हैं, 6 घंटा सोते हैं, वो लगातार बेचारे काम कर रहे होते हैं। तो इन चुनौतियों के साथ में ये जीवन इस तरह से आगे बढ़ता है, मतलब ये क्या यही है आईटी प्रोफेशनल की लाइफ? इस बारे में बहुत अच्छे से बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि आईटी प्रोफेशनल्स अगर आप बन रहे हैं जरूर नहीं, आपकी रुचि जिसमें है, स्किल्स जिसमें, अगर आपका एंटरप्रेन्योर स्किल्स अगर एक अच्छे सेट बन सकते हैं तो उसके अंदर भी बहुत भविष्य है, बहुत अच्छी ग्रोथ है। अगर एक अच्छा सिंगर बन सकता है व्यक्ति, कोई सा भी काम कर सकता है। आईटी को लेके अभी जो ये फैशन चल रहा है ना, उससे थोड़ा सा व्यक्ति को अपने स्किल्स पहचाननी पड़ेगी, वहां अपना करियर बनाना पड़ेगा। और भविष्य ग्रोथ जो हम इसको बोलते हैं, मेरा ये मानना होता है कि व्यक्ति मेहनत करता है, पढ़ता है और अपने स्किल्स को अपडेट करता है ताकि वो लाइफ को एंजॉय कर सके। लाइफ को एंजॉय कर सके, अपने परिवार को समय दे सके, व्यक्तिगत जीवन में इन्वॉल्व रहे, साथ साथ में समाज सेवा कर सके। अगर ये सारी चीजें नहीं कर पा रहा है और पूरी तरह से 24 घंटे लगा हुआ है काम में, तो मुझे नहीं लगता है कि वो एक समाज के लिए या फिर व्यक्तिगत जीवन के लिए एक सही चीज है। अब जैसा आपका सवाल था कि व्यक्ति 24 आवर्स में 16 घंटे काम करते हैं, 17 आवर्स, ठीक है। कुछ युवा लोग आते हैं, वो काम करते हैं, वो एक इनिशियल फेज में है, उनको अपने जीवन में करियर में आगे बढ़ना है, तो शुरुआत के 2-3 साल तो एज ए फ्रेशर समझ के अपने आप को बहुत तरीके से मेहनत करते हैं। तरीके से मेहनत करें तो आगे आने वाले टाइम में उनको समय समय मिलता है। जैसे अगर उसकी पोस्टिंग प्रोजेक्ट मैनेजर की हो जाती है, टीम लीडर की हो जाती है, एक सीनियर डेवलपर या सीनियर पोजीशन पहुंच जाता है, तो वो क्या करता है, अपने इंटर्न्स, अपने फ्रेशर से ज्यादा काम करता है, खुद रिलैक्स रहता है। उसका वर्किंग टाइमिंग भी वो रहता है 8 आवर्स, सैटरडे संडे आराम छुट्टी मिलती है, और वो लाइफ भी इंजॉय करता है, समाज में भी जुड़ा रहता है, इस हर प्रकार से एंजॉयमेंट। तो यहाँ पर जो प्रोफेशन जो व्यक्ति है उसको ये निर्धारित करना पड़ेगा कि पहले तो आईटी में आए कि नहीं आए। ठीक, आ गया है तो उसको यह देखना है कि मुझे बिल्कुल बेझिझक मेहनत करना है 2-3 साल तक। हाँ, 24 घंटे में अगर 18 घंटे में काम करता हूँ, 4 घंटे की नींद ले रहा हूँ, 5-6 घंटे की नींद ले रहा हूँ, अच्छे बिल्कुल घिस के मेहनत करना है 2-3 साल तक। पर 2-3 साल तक अपना आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि उसके बाद में मेहनत नहीं करनी। मेहनत करना, अपना को अपग्रेड करना है, अपने को शिक्षा, अपने को शिक्षित अपग्रेडेशन चाहिए, नो डाउट, जीवन भर करना है उसका अपग्रेडेशन। पर ये जो मेहनत करने के जो आवर्स है, इतने आवर्स उसको नहीं देना पड़ेगा। आपने देखा होगा कि कई बार आज हम जिस पोजीशन पे बैठे हैं, आज हम 1-2 घंटे में काम कर लेते तो हमें बहुत ज्यादा प्रोडक्टिविटी मिल जाती है। ये चीज थी कि 2-2 दिन में काम करते थे तब जाके इतना काम आ पाते थे जो आज हम 1 घंटे में चीज कर लेते हैं। तो वो एक अनुभव के साथ आती है, पर आपकी दिशा सही होनी चाहिए। एक सही दिशा में व्यक्ति मेहनत करेगा तो इस चीज को ओवरकम कर सकता है। पर अगर वो जीवन पर्यंत अगर आने वाले 10-15 साल तक अगर वो सिर्फ 16 घंटे, 20-20 घंटे काम सिर्फ काम को ही समय दे रहा है, तो उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर की भी समस्या हो सकती है, साथ साथ में उसके शारीरिक प्रॉब्लम हो सकती है। कई बार जो नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, देखा है मैंने कि स्मोकिंग की बहुत बड़ी, आईटी प्रोफेशनल्स में स्मोकिंग, ड्रिंकिंग बहुत ज्यादा चलता है, तो तनाव के कारण होता है। तो ये चीजें क्या होता है, उनके शरीर को डैमेज करता है। हाँ, आप 2 साल 3 साल तक लग के पूरा तरह से मेहनत कीजिए अगर आपको इस फील्ड के अंदर आगे बढ़ना है। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि मैं एक मेहनत करता हूँ जीवन भर, तो वो मजदूरी होगी। तो एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है, आप ही की बात से मैं समझ पा रहा हूँ कि क्या ऐसा संभव है सर कि या आप ये कहना चाहते हैं कि अच्छे आईटी प्रोफेशनल और सामान्य आईटी प्रोफेशनल और बुरे आईटी प्रोफेशनल, सभी फील्ड में अच्छे बुरे लोग होते हैं जी।
कई बार ये भी देखा गया है कि कोई व्यक्ति इंडिविजुअली एक अच्छा डेवलपर भी है और उसकी सोच भी बहुत अच्छी है, वो काम भी बहुत अच्छा करता है, लेकिन वो जब उसको मौका मिलता है एज ए जूनियर मैनेजर या टीम लीडर या मैनेजर, तो उसके अंदर उतनी अच्छी मैनेजरिंग स्किल्स नहीं होती, और ऐसे समय में वो कुछ जो फेल्योर्स हैं वो अपनी फेल्योर्स को अपनी टीम के किसी सदस्य के ऊपर थोपने की कोशिश करता है। ज्यादातर मेरे ख्याल में सभी जगह ऐसा होता है, हर फील्ड में होता है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जब लोग आईटी में एंटर कर जाएं फील्ड में, उसके साथ में या कुछ समय बाद जब वो स्थापित होने लगे, तो जो अपग्रेडेशन की बात आप कर रहे थे वो केवल आईटी फील्ड में ना हो, उनको अगर अपनी ग्रोथ चाहिए तो थोड़ा उनको अपने अंदर मैनेजरल स्किल्स को भी डेवलप करना चाहिए, या ह्यूमैनिटेरियन जो दूसरे स्किल्स हैं उनको भी, या तनावों को किस तरह से हैंडल करना है इसको भी, मतलब हर फील्ड में उनको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। क्या आप ये कहना चाह रहे हैं? जी, पूरी तरह से मैं ये कहना चाह रहा हूँ जी कि अगर उसको एक मैनेजर बनना है या टीम लीडर की पोस्ट पर आना है, तो सबसे पहली बात तो लीडरशिप स्किल्स को उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। एक अच्छा जीवन जीना है, उसको अपने परिवार के अंदर एक अच्छे से प्रेजेंस रखना है, तो ऑब्वियसली बात है वहां पर भी लीडरशिप काम में आती है। और सबसे इम्पोर्टेंट आता है टीम कोऑर्डिनेशन, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं समन्वय। समन्वय के बिना तो कुछ चलता ही नहीं जीवन। आज हमारे देश में 2024 में बड़े बड़े काम हुए हमारे देश के, तो समन्वय के कारण ही हुआ है। आज राम मंदिर बना है, एक समन्वय आपस में बैठा, लोगों ने सहयोग दिया। तो एक समन्वय के साथ, एक टीम कोऑर्डिनेशन के साथ उसको काम करते आना चाहिए, जो उसकी पहली स्टेज है। ठीक, फिर लोगों को जोड़ के रखे, जो उसको जातिगत जीवन में भी फायदा देगी और उसको इसके प्रोफेशनल लाइफ में भी उसको फायदा देगी। वो फाइनेंशियल लिटरेसी बहुत ज्यादा जरूरी है कि मैंने भी बहुत फाइनेंशियल लॉस फेस करे, तो वो उसको फाइनेंशियल लिटरेसी आप उसके करियर में भी फायदा देगी और उसके परिवार को खुश रखने में भी फायदा देगी। और जिस आपने बताया मेडिटेशन, आज हमें स्वस्थ रख, आजकल वर्किंग लाइफ इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी है ना कि बहुत नाना प्रकार की जो है शरीर में समस्याएं होती है। तो वो जरूरी है कि सुबह एक्सरसाइज करे, व्यक्ति मॉर्निंग वॉक पे जाए, मेडिटेशन करे, जो योगा करते हैं वो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है आज की लाइफ में। क्योंकि क्या हो रहा है, जब मैं न्यूज देख रहा हूँ आजकल, न्यूज़पेपर में पढ़ने में आ रहा है 38 साल के युवा लोगों को हार्ट अटैक आ जाते हैं। सो रहा है, सुबह से उठ नहीं पाया। विजयनगर में आईटी कंपनीज भी इस तरह के कोई प्रोग्राम्स इन सब फील्ड में चलाती है क्या? बिल्कुल चलाती है जी। देखिए, आईटी कंपनी जो है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि एक बहुत बड़ी समस्या जो आईटी कंपनी फेस करती है, तो वो दोनों प्रकार से फेस करती है। एक तो आईटी प्रोफेशनल से कारण भी फेस कर रही है और दूसरा क्लाइंट एंड से भी फेस कर रही है। आईटी प्रोफेशनल में जो सबसे बड़ी समस्या गुरु जी ये आ रही है कि जैसा मैंने आपको पहले उल्लेखित किया था कि नौकरी करने आने वाला प्रोफेशनल से ना, उनकी दृष्टिकोण सिर्फ पैकेज को लेके, वो ये देखता है कि मैंने एंटर हो चुका हूँ, मैं काम करूंगा, मुझे पैसा मिलेगा। वो ये दृष्टिकोण नहीं अपना रहा है कि मेरे को अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना है। ठीक है, स्किल के साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है वो होता है एंड टू एंड प्रोजेक्ट कंप्लीशन। ये टर्म यूज होती है। बच्चा जो प्रोफेशनल एंटर होता है, उसका ध्यान दृष्टिकोण मैक्सिमम ये रहता है कि अगर मुझे कोई 5-10 हजार ज्यादा दे देगा तो मैं वहां स्विच करता हूँ। ये 95% ऐसा होता है। अब इसमें क्या हो रहा है, आईटी कंपनी बहुत ज्यादा सफर कर रही है। अब अच्छे जो कैटेगरी वाले हैं, जिनको अच्छे प्रोफेशनल्स हैं, जिनको अच्छा नॉलेज है, स्किल्स है, प्रोजेक्ट्स का अनुभव है, उन लोगों को अगर हम हायर करने जाते हैं तो दे डिमांड बहुत ज्यादा सर्टिफिकेशन को डिमांड करते हैं। तो कंपनी जो है, जिनको मिड साइज के जो प्रोफेशनल्स है, जिनको थोड़ा बहुत आता है, उनको हायर करते हैं। अब मिड साइज में मैक्सिमम प्रॉब्लम यही आती है कि उनकी लिमिटेड स्किल से काम चलाना पड़ता है। और जैसे ही हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, अगर टीम काम कर रही है, 4-5 लोग काम कर रहे हैं, डेवलपर काम कर रहा है, टेस्टर काम कर रहा है, डिजाइनर काम कर रहा है, अब इसी बिटवीन में अगर किसी को बड़ा ऑफर मिलता है तो इमीडिएटली बंदा छोड़ के चले जाता है आईटी प्रोफेशनल्स। तो इससे क्या होता है, कंपनी को नुकसान है। दूसरा, आईटी कंपनी एक और चीज फेस कर रही है कि क्लाइंट इतना ज्यादा कंपटीशन बढ़ा है। कंपटीशन को मैं इसमें दोष नहीं दूं, कंपटीशन बढ़ता है तो ऑब्वियसली बात है कि हमको भी अपग्रेड होना, हमको भी आगे बढ़ना। पर कई बार ऐसा होता है कि क्लाइंट के एक्सपेक्टेशंस में क्लाइंट ने एक्स अमाउंट तय किया है इस काम का, और उसके एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो उस एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल करने में कई बार आईटी कंपनीज फेल भी होती है, जो उनको चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। अब इन दोनों जगह जो है
मैं सिर्फ एक ही चीज सजेस्ट करना चाहूंगा, जो लोग एंटरप्रेन्योर्स हैं, आईटी कंपनी चला रहे हैं, उनको भी सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, आईटी प्रोफेशनल्स को भी सजेस्ट करना चाह रहा हूँ, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली चीज, आज मैंने जो क्लाइंट्स के लिए जो चीजें ऑब्जर्व करी, हमारे लिए हम उस सिद्धांत को फॉलो। सबसे मेन चीज है सपोर्ट, कस्टमर सपोर्ट, क्लाइंट का सपोर्ट अच्छा मिलना चाहिए। काम में देरी हो जाए चलेगा, लेकिन सपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए। काम में देरी भी हुई तो क्लाइंट एक्सेप्ट करेगा, बट अगर आपका सपोर्ट प्रॉपर होना चाहिए, ऑन टाइम रिस्पॉन्स होना चाहिए, सारी चीज आपको क्लाइंट के सामने रखनी चाहिए। वो क्लाइंट के ग्रोथ के बारे में आपको सोचना है। पर ये कुछ आईटी कंपनीज भी मैंने देखा है कि सपोर्ट पे ध्यान नहीं दे रही, वो नंबर क्वांटिटीज पे ध्यान दे रही है। आन दो प्रोजेक्ट्स, कई बार बीच बीच में प्रोजेक्ट कैंसिल हो जाते हैं, तो वो ठीक है, कुछ अपफ्रंट आया, ये सब चीजें, पर ये चीजें हम बिल्कुल फॉलो नहीं करते। मैं हर एक आईटी कंपनीज को ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आपको क्लाइंट को सपोर्ट देना है। क्लाइंट को जितना ज्यादा हम बिजनेस को आगे बढ़ाते देंगे, उतना ज्यादा क्लाइंट हमारे साथ लॉन्ग टाइम चलेगा। अभी क्लाइंट को भी बताना भी पड़ेगा, क्लाइंट भी मिस्टेक करता है, उसको बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। देखिए सर, मार्केट में फ्रीलांसर बड़ी इंडस्ट्रीज, अगर आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन बनाना है या फिर आपको डिजिटल मार्केटिंग कराना है, तो जो मेरी कीमत है उससे 10x नीचे भी काम करके तो देगा फ्रीलांसर, पर वो आपको सपोर्ट नहीं देगा। जितना पैसा उतना काम, फिर दाम। और दूसरी चीज, अगर आपको बहुत अच्छे लेवल का काम करना है या सिर्फ आपको ब्रांड के पीछे जाना, तो एमएनसीज है जो आज हम चार्ज कर रहे हैं, उसको कई लाखों गुना ज्यादा आप चार्ज कर रहे हैं। तो इसके विभिन्न हमारे जैसी कंपनीज आती हैं जिनमें लिमिटेड मैन पावर है, जो आपको आगे किस प्रकार से आपको फ्यूचर में क्या करना चाहिए वो भी गाइड करेगी, सपोर्ट भी देगी। तो सपोर्ट इज द मेन। वो क्लाइंट के बारे में सोचना पड़ेगा। मुझे बहुत बुरा लगता है जब फ्रीलांसर्स लोग काम करते हैं, हमारे पास 50% गुरु जी ऐसे क्लाइंट आते हैं जो बोलते हैं मैंने मोबाइल एप्लीकेशन किसी और से बनवाई थी, कोड डिस्टर्ब हो गया, ये हो गया, चल नहीं पाया। फिर उसको हम गाइड करके, उसको पहले तो विश्वास दिलाना पड़ता है कि हम कर सकते हैं काम, डिलीवर आपको डिलीवरी देंगे, उसके पहले धोखा खा के आया। हाँ बस, तो वो उसको हमें समझाना पड़ता है। उसके बाद फिर उसको धीरे धीरे विश्वास करके, हम उसको विश्वास होता है, धीरे धीरे करके हम जैसे उसकी लॉन्चिंग करते हैं, फिर उसको आगे चल के मार्गदर्शन करते हैं कि आप फंडिंग उठाइए, थोड़ा इन्वेस्टमेंट कीजिए, प्रमोशन अच्छा कीजिए, फिर जाके आपका रेवेन्यू मॉडल जनरेट। तो यह हर एक आईटी प्रोफेशनल्स या फिर हर एक आईटी कंपनी इस पर ध्यान दे तो बहुत जरूरी है। दूसरा, आईटी प्रोफेशनल्स के बारे में मैं आपको बता रहा था, जो आईटी कंपनी फेस कर रही है प्रॉब्लम, इस प्रकार से ये चीजें जो हो रही है, अब आईटी प्रोफेशनल्स रिलेटेड जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं या हर एक कंपनी कर रही है, तो उसमें आईटी प्रोफेशनल्स को इलिटरेसी सबसे बड़ा जो है ना दुश्मन बना हुआ है। जैसे मैंने आपको बताया कि स्किल को अपग्रेड करना है तो फाइनेंशियल लिटरेसी होना चाहिए, साथ ही साथ में एक चीज और होना चाहिए, एक तो वो ऑनेस्टी हो, और दूसरा स्पष्टवादी। ऑनेस्ट और स्पष्टवादी व्यक्ति के अंदर, अगर आप नौकरी करने जा रहे हो या प्रोफेशन हो, देखिए कई सारे लोग हैं जिनका करोड़ों रुपए अरबों रुपया कमा रहे हैं, नौकरी करके कमा रहे हैं, बड़े बड़े एग्जाम्पल्स है, सीईओज के हमारे पास एग्जाम्पल्स है जो आप बताएंगे। तो सबसे पहले तो उसको अपना दृष्टिकोण ऐसा रखना पड़ेगा कि वो जहां पे भी काम करे ईमानदारी से और स्पष्टवादी। अगर उसको लगता है कि मैं 2 साल से ज्यादा काम नहीं करूंगा तो बोल के बताए। साथ साथ में उसको लगता है मुझे बड़ा ऑफर आया है, डिस्कस करें अपने सीनियर से, डिस्कस करें अपनी टीम से, उसके लिए सुझाव लें, आपस में समन्वय करें और उसके अनुसार फिर कदम उठाएं। तो क्या होता है, बिन बताए, कई बार लोग बिन बताए चले जाते हैं, मोबाइल पिक करना बंद, नंबर चेंज कर, ये बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। पर मेरे साथ कई सारे लोग ऐसे जुड़े हैं जिन लोगों ने मात्र 2-3 साल किसी कंपनी में काम करा, पर ईमानदारी से काम करा, उनका गोल उन्होंने अचीव, कंपनी की कंडीशंस को समझा है, समझने के साथ उन्होंने कम पे भी काम करा। कुछ लोग ऐसे भी जिनका सैलरी पैकेज हाई था और कम पे आ गए स्टार्टअप्स के साथ, उसको आगे बढ़ाया और अपना पैकेज भी हाई कराया, उसका स्टैक भी लिया और आगे और चले। तो ऐसा है कि अपने काम को एंजॉय करते हुए करना चाहिए, उसको मतलब आनंद आना चाहिए, उसमें मजा आना चाहिए एक टाइप का, मतलब तो फिर वो है। और स्पष्टवादी होना चाहिए कि, और अगर व्यक्ति स्पष्टवादी हो कि भाई सत्य बोले और ऑनेस्ट रहे अपने प्रोफेशन के प्रति, जातिगत व्यक्तिगत जीवन तो कोई देख ही नहीं रहा है, पर प्रोफेशन में तो ये उसका रिलेशन हर कंपनी से अच्छा बरकरार रहता है, एक अच्छा इंसान भी रहता है, वो जीवन में बहुत खुश रहता है। देखिए, बहुत सी बातें हैं जो अजय सर ने बताई, बहुत सी समस्याओं को उन्होंने अंडरलाइन किया और उनसे कैसे बाहर निकला जा सकता है इस बारे में भी बताया। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो यही है कि आप मूल रूप से तो इंसान ही हैं, तो कम से कम इंसान होने के नाते जो अपेक्षाएं आपसे की जाती हैं वह आपके अंदर होनी चाहिए। स्वाभाविक है, आप किसी चीज से परेशान हो सकते हैं, चाहे वो आपका सीनियर हो, चाहे वो आपकी कंपनी की पॉलिसीज हो या आपके घर की व्यक्तिगत परेशानियां हो, मगर ये बात आपको हैंडल करना आनी चाहिए। इसको आपको लोगों से डिस्कस भी करना है, लोगों को सीमित रूप से ये बताना भी है और उससे पार पाना भी है। अगर आप अपने साथ के लोगों को, अपनी कंपनीज को, अपने सीनियर्स को,
अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे तो संभवतः वह उसका कोई बेहतर हल या विकल्प बता सके। समस्याएं कंपनी ओनर्स के साथ भी होती हैं, समस्याएं क्लाइंट्स के साथ भी होती हैं और इंडिविजुअल्स के साथ भी होती हैं। इन समस्याओं को हैंडल करने का बेहतर विकल्प भी है और उसका हल भी निकाला जा सकता है, बशर्ते कि हम अजय सर जैसे सीनियर लोगों से मिलते रहें। आपके जीवन में भी ऐसे कई सीनियर्स होंगे, आप उनसे कंसल्ट करें। अपने आप में तनाव में रहने से आप स्वयं का और अपने परिवार का नुकसान ही करेंगे। ऐसी बहुत सी बातें आगे जारी रहेंगी आगे आने वाले एपिसोड्स में। अजय सर, आपने अपना समय निकाला और हमें समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि हम आईटी फील्ड के इस प्रकार की चर्चा को निरंतर आगे बढ़ाते रहें और हमें उम्मीद है कि आपसे हमें इसी प्रकार का सहयोग मिलता रहेगा। धन्यवाद। दोस्तों नमस्कार, गुरुकुल के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं परेश पाठक। हम लोग बात कर रहे थे अजय सिंह गौतम साहब से, इन्फोसेंट्रॉइड सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, जो एससीओ की दुनिया में एक बड़ा नाम है और मोबाइल एप्लीकेशंस ये सेक्टर में बेहतरीन सेवाएं दे रहे हैं। बहुत सी चीजों पे हमने चर्चा की। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम इस विषय पर बात करना चाहते हैं कि एक आईटी प्रोफेशनल और एक आईटी कंपनी हमेशा आगे ही नहीं बढ़ती रहती है। कठिन समय भी आते हैं, कई बार कदम पीछे खींचना पड़ता है, कई बार डाउनफॉल आते हैं, बहुत से उसके कारण होते हैं। कई बार ऐसे कारणों के लिए व्यक्ति तैयार होते हैं, कंपनियां तैयार होती है, कई बार नहीं भी होती है। तो ऐसी परिस्थिति में क्या हम इन परिस्थितियों के लिए अपने आप को तैयार कर सकते हैं, या पीछे हमने अपनी फेलियर्स से क्या सीखा या क्या सीखा जाना चाहिए? सर, क्या अपनी लाइफ में आपने फेलियर्स को देखा है? गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद ये सवाल पूछने के लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं बहुत बार पहले फेल होता हूँ, उसके बाद जाके ही मैं सक्सेस होता हूँ। और फेलियर्स तो बहुत ज़्यादा देखे हैं। और एक ऐसा डाउनफॉल मेरी लाइफ में आया था बिजनेस की दुनिया कि जिससे निकलने में बड़ी मुश्किल हो, और हमारे कई सारे साल उसमें बोल सकते हैं कि वेस्ट हो। पर सबसे पहले मैं शुरुआत से बताना चाहूँगा आपको। सन 2007 से सन 2007 में मैं पास आउट हुआ था, इंजीनियरिंग कंप्लीट करी थी। तब मैंने दिल्ली की एक छोटी कंपनी में काम, छोटी तो नहीं बोल सकते, वो मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत रही, जहाँ मैंने काम किया। लगभग 1.5 साल मैंने काम किया, 1.5 से 2 साल लगभग होने वाले थे। उसके बाद हमेशा मेरे नेचर के अंदर ये रहा है कि मेरे जो जूनियर्स रहे हैं, मेरे साथ वाले रहे हैं स्कूल समय से, पब्लिक स्पीकिंग मेरे साथ रही है, साथ साथ में मैंने लोगों को गाइड किया है। तो एक इंस्ट्रक्टर की भूमिका निभाई। उसके बाद में एनआईटी, एक अच्छा जाना माना संस्थान है, एनआईटी में मैंने इंदौर के सेंटर पे एज ए पार्ट टाइम जावा बहुत पढ़ाया। और उसके बाद जब हमने 2009 में कंपनी स्टार्ट करी, तो हम फ्रीलांसिंग करते थे। मैं और मेरा दोस्त दोनों मिलकर काम उठाते थे, छोटा मोटा काम उठा के कर दिया करते थे। पर जैसे हमने कंपनी स्टार्ट करी तो कुछ स्टूडेंट्स ने कहा कि सर हमको पढ़ाई। वहां से हमारी पढ़ाने की जर्नी स्टार्ट हुई और उसमें हमें सफलता मिली। जो बच्चे हमारे जो स्टूडेंट्स थे वो निरंतर बढ़ते गए। और मुझे ऐसा लगता था कि जो कमियां मैंने देखी थी एजुकेशन सिस्टम में, उसको हटाते हुए हमने एक डिफरेंट पैटर्न में बच्चों को पढ़ाया। जावा में पढ़ाता था तो उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट की बात करें या फिर एक बेसिक हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम की बात करें, तो एक हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बताने के लिए मैं 3 दिन लेता था, इतना डीप में पढ़ा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट भी अच्छे पढ़ा है, तो बच्चों की क्वांटिटी अच्छी बढ़ी। कुछ कॉलेजेस में हम वर्कशॉप लेने जाते थे। पर अब यहाँ पर क्या है कि छोटी सी चीज जो थी, जो डाउनफॉल हमारे पास आया, ये जो फेलियर आया, वो ये आया कि मुझे बिजनेस का नॉलेज नहीं था। डेट वाज माय फेलियर। तो क्या होता था कि सेमेस्टर सिस्टम होता है, 2-3 महीने हर साल में, 2 महीने ऐसे 4 मंथ्स तकरीबन ऐसा समय जाया करता था जब कोई बिजनेस नहीं होता था। हम भी फ्री होते थे। फिर हमें तो डेवलपमेंट का तो करना ही था काम, बट पढ़ाने में तो व्यस्त हो गए थे क्योंकि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। टीम हमने स्टेब्लिश नहीं की। मैं बोल सकता हूँ 16 मतलब अकेले ही, हमें मेरा पार्टनर, पूरा ऑफिस हम दोनों दो ही काउंसलिंग करते थे, दो ही पढ़ाते।
अच्छा रिस्पॉन्स मिला, बहुत सारे बच्चे पढ़ाए, कई सारे भोपाल के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में आके भी हमने पढ़ाया, वर्कशॉप ली, इंदौर के इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाया। हालांकि जो 4 मंथ होते थे इसमें हमारे अंदर पेशेंस नहीं था उससे, थोड़ा ज्यादा ही हम कह सकते हैं, उम्र भी कम थी, अनुभव कम था और बिजनेस करते आता नहीं था। तो ऐसा लगता था कि नहीं इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट करना चाहिए और हमें डेवलपमेंट का करना चाहिए, और हमें ऐसा लगा कि हमें शुरुआती क्षणों में सफलता मिल गई थी, तो कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूँ कि और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया। तो फिर जब हम बच्चों को पढ़ा रहे थे उसी वक्त कुछ प्लेसमेंट बच्चों को हमने कंपनी में भी कराया, तो उससे भी थोड़ा हमें और ज्यादा बेनिफिट मिला। तो हमने सोचा कि हम एक हमारे इन्वेस्टमेंट को और बढ़ाते हैं, कुछ पार्टनर्स और जुड़े, और हमने बॉम्बे में कंपनी, मतलब न्यू कंपनी स्टार्ट की। और सीधे हमने तो सोचा कि अब तो पूरी तरह से अपन निकल जाएंगे, अब तो डायरेक्ट अपन भी मिलेनियर की श्रेणी में आएंगे। तो हमने बेलापुर नवी मुंबई में हमने कंपनी स्टार्ट करी, जिसमें हमने तकरीबन कंपनी का नाम भी अलग रखा था हमने, मतलब सेपरेट कंपनी थी, इन्वेस्टर्स थे, सब थे। और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हमने किया, लगभग उस समय उस ऑफिस का रेंट, मतलब आज की तुलना में तो कम बोलूंगा, लेकिन उस समय ज्यादा होता था। सन 2000, ये 2011 या 12 में हमने स्टार्ट किया था। तकरीबन 65,000 का तो ऑफिस था, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पर इन्वेस्टमेंट, और तकरीबन 50 to 55 लोगों की सीटिंग का ऑफिस, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का, राइट। और जो इन्वेस्टर्स थे सब थे, ऐसा लगता था कि प्रोजेक्ट्स बहुत ज्यादा आ जाएंगे, हम करेंगे क्योंकि हमारे अंदर स्किल्स है, हम कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सपांसन के लिए, या फिर कहीं ना कहीं देखा जाए बिना स्ट्रेटेजी, देखिए बिजनेस में 3 चीजें बहुत ज्यादा मायने रखती है, आपकी स्ट्रेटेजी, प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन। अब हमने ना तो प्लानिंग करी ना स्ट्रेटेजी करी, सीधे एग्जीक्यूशन कर दिया, क्योंकि हम प्रीवियस मॉडल में सक्सेस हो चुके, तो हमें लगता था बहुत ज्यादा नाम था इंदौर में, सब लोग बच्चे आते थे, आज हमारे पढ़ाए बच्चे अच्छे बाहरी कंट्रीज में सब बहुत आगे, तो हमें लगता था अब हम खुद का कंपनी स्टार्ट करेंगे, और ये तो पढ़ाने का तो है, सेंटर हमारा इंदौर में चल रहा है। अब इसमें इन्वेस्टर्स लोग भी आए जो हमारे पार्टनर बने। अब हमारे पास स्ट्रेटजी नहीं थी, हमें लगता था कि जो फ्रीलांसिंग करके हम छोटा छोटा काम उठा लिया करते थे उससे कंपनी चल जाएगी, तो उसका पूरा विपरीत हुआ, इतने बड़े काम मिल नहीं पाए। और तकरीबन उस समय 5 से लेकर 6 लाख रुपए मेहनत खर्चा हुआ करता था। कुछ सेविंग्स हमारे पास थी, कुछ लोन पे था, कुछ पार्टनर्स का था, तो वो पूरा पैसा लग गया, लोन पे हो गया। उसके बाद फिर कुछ लोगों की 2-3 महीने हम सैलरी पे नहीं कर पाए, वहां पे डिस्प्यूट हुआ। डिस्प्यूट होने के साथ साथ फिर हमने क्या करा कि हम पढ़ाते थे उसके मॉडल को उसके साथ मर्ज करने की कोशिश करी, चलो अब अपन मतलब इनको पढ़ाते हैं, पढ़ाने का जो है मतलब जो फ्रेशर्स को हायर करेंगे उनसे एक फी लेंगे, और फी लेकर उनको 100% जॉब देंगे हमारे यहाँ। तो वो मॉडल भी फेल हो गया, क्योंकि जॉब के लिए काम होना चाहिए, और हमारे पास कोई प्रोजेक्ट्स नहीं थे। प्रोजेक्ट्स तो आते थे लेकिन इतने लेवल के नहीं आते थे, क्योंकि इतना अनुभव नहीं था हमारे पास। तो हम बहुत ज्यादा नीचे चले गए। सन 2014 में हम इतने ज्यादा नीचे हो गए थे कि हमको वो बंद करना पड़ा सब सामान। और फिर उसके कारण हमारा जो एजुकेशन का काम चल रहा था, जो मैं खुद लेक्चर्स लिया करता था, मेरा दोस्त भी जाना माना ट्रेनर था इंदौर के अंदर, वो लेक्चर्स लिया करते थे, तो उतने क्वांटिटी में बच्चे नहीं मिले, और हमारा जो खर्चे बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, तो हमें नुकसान में हम पढ़ा नहीं सकते थे, तो वो सेंटर भी हमको बंद करना। तो ये जो डाउनफॉल था, ये इस प्रकार से हो गया था कि मेरे दोस्त को तो नौकरी करनी पड़ी, और मैंने भी सोचा कि अब क्या करें, क्योंकि दोस्त 6 महीने 7 महीने तो घर पे आ गए थे, कुछ था नहीं हाथ। तो बस इसी बिटवीन मैंने सोचा कि चलो अपन भी कुछ काम कर लेते हैं। अब काम करने के लिए, परंतु एक चीज है कि इस डाउनफॉल के अंदर भी मैंने जो चीज सीखी है कि कहीं ना कहीं जो बिजनेस के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं, उतार चढ़ाव के साथ साथ जो स्किल्स टेक्निकल थी मेरे अंदर, उससे मैंने दूसरे बिजनेसमैन को थोड़ा गाइड करा, उनका सपोर्ट मिला, सपोर्ट के साथ उनका छोटा छोटा काम उठाया, तो जिससे थोड़ा सा वापस से मुझे पुशअप मिला खर्चा। और वो समय इतना वो था कि जब हमारे हाथ में कुछ भी था, उस वक्त ही मेरी शादी भी थी। और सन 2017 में तो माता का देहांत भी हो गया। हाँ जी। इतना ज्यादा उसमें डिप्रेशन में आ गए थे कि अब क्या करें, फिर वापस से समझ नहीं आ रही थी अब करना है। तो कुछ समय बाद मैंने अपने आप का सेल्फ एनालिसिस करा,
गुरु जी, आप भी आपसे डिस्कशन करता रहता था, आप भी एक सही सलाह देते गए धैर्य की बात सब चीज़ों में। जब मैंने एनालिसिस किया कि मैं क्या कर सकता हूँ, तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मैं बिजनेस कर सकता हूँ, बिजनेस स्किल्स है मुझे। और क्योंकि जैसे ना कहा कि बिजनेस मॉडल अलग होता है, बिजनेस करना अलग होता है, मुझे लगता था कि मैं अब बिजनेस कर सकता हूँ। तो वहां से मैंने बहुत छोटा सा स्टार्ट, मतलब कह सकता हूँ ये इन्फोसिस कंपनी 2017 अगस्त 2017 से स्टार्ट, वास्तविक देखा जाए सन 2009 में रजिस्टर्ड करी थी इन्फोसिस और एक ट्रेनिंग सेंटर, जो कि बीच में बंद हो गया था, पर वापस से बाउंस बैक किया 2017 में। इसमें जो मैं अक्सर अपने आप जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जिनको मैं हमेशा, और जो बच्चे हैं, जो यंग यूथ है, उनको मैं ये पहले भी मैंने अपने पुराने एपिसोड में बोला था और अभी वापस से बोलना चाह रहा हूँ मैं, कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर्स की जर्नी स्टार्ट करते हैं तो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपके अंदर एक लीडरशिप क्वालिटी होना चाहिए और एक टीम बिल्डिंग क्वालिटी होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं लीडरशिप और टीम बिल्डिंग के कारण मेरे साथ मेरे डाउनफॉल में कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए थे, 90% लोग तो ऐसे हो गए थे जिनको सिर्फ सैलरी पैकेज उन सब लोगों से था, उनके लिए पूरा नेगेटिव हो चुके। तो वो समय ऐसा था गुरु जी कि हमारे ऊपर तो कई सारे नोटिस आए, लीगल चीजों के लिए धमकी वमकी सब आए, सब हमने उसको फेस किया। और उस समय से कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए थे जो उनको कह सकते हैं कि हमारे टीम मेंबर थे। और उस बुरे समय में तो उन लोगों को लेके 3 या 4 लोगों को लेके वापस से फिर मैंने एक छोटा सा ऑफिस किराए से लेके स्टार्ट किया और प्रोजेक्ट बनाना स्टार्ट किया। इस बार ट्रेनिंग पढ़ाया नहीं बच्चों को, क्योंकि अब मुझे पढ़ाने में थोड़ा सा ट्रेनिंग के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल था और बिजनेस स्टार्ट करना था, घर की भी जिम्मेदारी आ चुकी थी, शादी हो चुकी थी, फिर माता नहीं रही, सब चीजें रही। तो थोड़ा सा हमने स्टार्ट किया 3-4 लोगों से मिलकर, और जिसमें मैंने छोटा सा एक फिर हमारे परिचित जो क्लाइंट थे उन्होंने हमें सहयोग प्रदान करा बॉम्बे में। तो बॉम्बे में भी आज हमारा ऑफिस है और मुंबई के डोमेस्टिक क्लाइंट से हमने काम स्टार्ट किया, छोटी छोटी वेबसाइट्स बनाई, वेबसाइट्स बनाते बनाते फिर वही जो आपको पता है एसईओ की सर्विसेज उनको दी, छोटा छोटा काम डोमेस्टिक से लिया, फिर थोड़ा इंटरनेशनल का काम मिला। और वही जो लोग 3-4 जो मेरे साथ थे 2017 में, फिर कोरोना का समय आ गया। हालांकि कोरोना में लोगों को बहुत नुकसान हुआ, मुझे बहुत लगता है, परंतु कोरोना में ईश्वर की कृपा बनी रही कि हम वर्क फ्रॉम होम करते रहे, हमारा अच्छा काम चलता रहा। हाँ, और अच्छा प्रॉफिट हुआ 2020 में कोरोना में। कोरोना में एक चीज में देखी थी गुरु जी की जो मेन पावर था, जो डेवलपर्स थे वो आराम से घर पे बैठ के बढ़िया काम कर रहे थे और कहीं वो दूसरी जगह अप्लाई भी नहीं कर रहे थे, तो हमें कोई टेंशन नहीं हुई थी। और बस ये जर्नी स्टार्ट हुई 2021 में, फिर अच्छा ऑफिस किया और आज अपने पास जो है फिलहाल 30+ लोगों की टीम है। और सबसे ज्यादा सेटिस्फेक्शन अभी जो हम दे रहे हैं वो एसीओ सर्विस में दे रहे हैं। जो भी स्टार्टअप है, अगर कोई स्टार्टअप नया है या किसी को बिजनेस या वेबसाइट्स में कुछ चाहता है कि पहले आप काम करके दिखाओ फिर पे करेंगे, तब भी हम ऐसा करते हैं, हाँ पहले आप हमारी देखो हमको फिर यू कैन पे। और कोई स्टार्टअप है तो उसको हम पहले ये कर सकते, ये मतलब जो हमारा मंथली पैकेज होता है, अगर उन्हें पे करना चाहता है तो उसको हम बहुत नॉर्मल टोकन अमाउंट लेके फिर उसका एसईओ स्टार्ट कर देते हैं, धीरे धीरे वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं। और मोबाइल एप्लीकेशन तो हमने बनाई है। अब ये 2017 से लेकर 2025 के बीच में भी चुनौतियां रही हैं गुरु जी, वो चुनौतियां रही है मेन पावर को लेकर। अब यहाँ पे जो इंजीनियर्स जो काम करते थे मेरे साथ, चूंकि 2017 में जब मैंने वापस रिस्टार्ट किया था तो मेरे साथ वो लोग थे जिनको वो पे नहीं करता था, बहुत अच्छी टीम थी, उन्होंने सिर्फ आगे बढ़ने के लिए बिजनेस के लिए काम किया। उसके बाद फिर हमने वापस हायरिंग स्टार्ट करी 2-4 लोगों से। तो हमारे पास इतना बजट नहीं था कि हम हायर स्किल्स वालों को हायर कर सकते हैं, तो हमने लो स्किल्स वालों को हायर किया, उनको सिखाया और उनको बोला सीखो। तो वो जैसे ही सीखिए, कई बार प्रोजेक्ट चलते रहे हमारे मोबाइल एप्लीकेशन के बीच में जॉब छोड़ के चले गए, तो उससे हमें थोड़ा नुकसान भी हुआ, कुछ बड़े बड़े प्रोजेक्ट हमारे कैंसिल भी हुए। बट उस डाउनफॉल से भी मैंने चीज सीखी। मेरा जो मेजर डाउनफॉल था उससे मैंने ये सीखा कि बिजनेस कैसे करना है, पहली चीज। और इस डाउनफॉल से मैंने ये सीखा कि मेन पावर को कैसे मैनेज करना है आईटी फील्ड में, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या हर एक आईटी कंपनी फेस कर रही है। आईटी कंपनी ये देख रही है कि कैसे भी करके क्लाइंट बना लो, प्रोजेक्ट कंप्लीट होना, ये मैंने देखा बहुत जगह, पर हमारा सिद्धांत पूरा अलग है। पहली चीज तो ये है कि हमें मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, देखिए एसईओ तो हमारी बहुत आउटस्टैंडिंग सर्विसेज है, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट का वही काम उठाते हैं जिसको हम काम कंप्लीट कर सके। और साथ साथ में मैं प्रोजेक्ट कंप्लीशन से ज्यादा पहले टीम हमारी किस लेवल तक काम कर सकती है उसके ऊपर फोकस करता हूँ। और जैसा मैंने पहले एपिसोड में बताया था आपको कि सबसे मेरे लिए अहम सबसे है कस्टमर को सपोर्ट देना, क्लाइंट को सपोर्ट देना। तो आज हम क्लाइंट को सपोर्ट देते हैं, आज हमारे सारे क्लाइंट सेटिस्फाइड हैं। और
मोबाइल एप्लीकेशंस और वेब डेवलपमेंट के लिए हम कामों को डिवाइड कर देते हैं माइलस्टोन वाइज, ताकि एकदम से क्लाइंट को पे भी नहीं करना पड़े, और टीम्स को भी हम डिवाइड कर देते हैं, जिसमें हम टेस्टर अलग कर देते हैं, डेवलपर अलग कर देते हैं, साथ साथ में प्रोजेक्ट मैनेज करने वाले को अलग कर देते हैं। साथ ही साथ में हमने कुछ ऐसे प्रोटोकॉल बना लिए कि अगर कोई टीम मेंबर छोड़ के जाता भी है तो उसका इम्पैक्ट प्रोजेक्ट की फ्रीक्वेंसी को ना पड़े, परंतु फिर भी प्रोजेक्ट डिले होते हैं पर हम क्लाइंट के टच में रहते हैं तो उनको बताते हैं। तो अब तक देखा जाए कि जो डाउनफॉल मेरी लाइफ में आया था 2014 में, उसमें तो मेरे 2-3 साल बर्बाद हुए, जिस कारण मैं बहुत नीचे गया, और उसके बाद कुछ आईटी के मैन पावर को समझने में ये सब चीजें, बट अब ईश्वर की कृपा से, आपके आशीर्वाद से सब चीजें ठीक चल रही है, और हम उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम, अभी हमारे बाहर के क्लाइंट भी ज्यादा बढ़ गए हैं, दुबई के हैं, यूएस के हैं और ऑस्ट्रेलियन क्लाइंट्स भी हैं। तो आगे आने वाला टाइम में हम सोच रहे हैं कि हम एक हमारा जो एक ऑफिस दुबई में यूएई के अंदर बिल्कुल। क्या इस प्रकार का कोई एक थर्ड पार्टी ऑडिट आप कराते हैं कि ये एक तरफ मैं हूँ, दूसरी तरफ मेरे क्लाइंट्स हैं, और एक थर्ड पार्टी ऑडिट है जो ये आपके क्लाइंट से पूछता है कि इस कंपनी के क्या सेवाओं से आप सेटिस्फाइड हैं? जनरली ये देखा जाता है कि जो सर्विस प्रोवाइडर है वो ये कहता है कि मैं अपनी तरफ से पूरी तरह से ठीक हूँ, बहुत अच्छा काम करता हूँ। सर्विस सीकर है, उसको एक निरंतर समस्या बनी रहती है। जी। तो जिस तरह से एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच का मसला होता है, इसी तरह थर्ड पार्टी ऑडिट, क्या ऐसा कोई ऑडिट आप कराते हैं? गुरु जी बिल्कुल, आजकल तो आईटी सेक्टर में थर्ड पार्टी पार्टीज का बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट बढ़ चुका है। जैसे कुछ बिडिंग प्लेटफॉर्म होते हैं जिनके माध्यम से हम काम लेते हैं, फाइनली काम कंप्लीशन के बाद क्लाइंट खुद एक रिव्यू छोड़ता है कि वो कितना संतुष्ट हो, वो अपना एक कमीशन काटते हैं, बिडिंग प्लेटफॉर्म जिसको हम कहते हैं। एक वो सोर्स हो जाता है जहाँ से हमें वास्तविकता पता चलती है कि हमारा क्लाइंट सेटिस्फाइड है। दूसरा, रिव्यूज के कई ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स और होते हैं, जैसे कई सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं, गुड फॉर्म होता है, आपका क्लच होता है, कई सारे हैं। आज तो अपने डोमेस्टिक में देखा जाए तो गूगल मैप और justdial.com से बढ़ के तो कुछ है नहीं, क्योंकि उनसे क्लाइंट कई बार, आज हम खुद का एसईओ करके, डिजिटल मार्केटिंग करके, आज हमें आगे बढ़ के कॉल आते हैं बॉम्बे से डोमेस्टिक क्लाइंट के लिए जिनका हम एसईओ कर रहे हैं, बकायदा फिर वो अपना रिव्यू भी छोड़ के जाते हैं कि नहीं इनसे सेटिस्फाइड, और हमें लॉन्ग टाइम चल रहे हैं। अगर क्लाइंट टिका हुआ है 2-2.5 साल से तो वो संतुष्ट है। और थर्ड पार्टी ऑडिट की जहाँ तक बात रही, कई सारी ऐसी कंपनी है जो सर्विस प्रदान करते हैं, तो उसको भी हम हायर करना चाहेंगे। जैसे हम रिक्रूटमेंट के लिए तो थर्ड पार्टी को हायर करते हैं कि अगर हमारे कोई वैकेंसी है तो कोई प्लेसमेंट एजेंसी हमें या फिर रिक्रूटमेंट एजेंसी हमें मेन पावर दे। एक जैसे आपने बताया कि जब आपका डाउनफॉल था तो कुछ लोगों ने आप पर उस समय भी विश्वास किया, चाहे वो एज ए पार्टनर साथ में खड़े हुए, भले ही नुकसान फायदा तो बिजनेस में होता ही है, या दोबारा जब कभी आपने 2019-20 के बाद आपने बोला, या कुछ ऐसे लोग हैं जो जीवन में आपके साथ चलते ही रहे, तो क्या आप मैन पावर सिलेक्शन के समय यह मौका आने वाले लोगों को देते हैं? ज्यादातर कंपनियां ये कहती है कि हमें तो जो हमें चाहिए बेस्ट चाहिए, और मैंने देखा है कि बहुत हार्श होते हैं वो लोग रिजेक्शंस में। पर क्योंकि आप शिक्षक भी रहे और आपने डाउनफॉल्स भी देखे, तो क्या आप ये मौका ऐसे लोगों को देते हैं कि चलो ठीक है, कुछ 70% भी बंदा है तो उसको मैं थोड़ा पॉलिश करके अप टू द मार्क बना लूं और उसको यूज करूं? क्या ऐसा होता है? बिल्कुल होता है गुरुजी। इनफैक्ट कहा जाए तो मैं हर एक बंदे के अंदर ये देखता हूँ कि जो मेरे साथ 4 बंदे खड़े हुए थे उस डाउनफॉल जी, ये वही हर से उम्मीद में वही लगाता हूँ जी। और बस वही होता है कि बंदा कुछ समय तक काम, मतलब कैंडिडेट जो है कुछ समय तक काम करता है फिर चला जाता है। पर मैं हर एक व्यक्ति से ही उम्मीद लगा के देखता हूँ कि लॉन्ग टाइम तक मैं हमारे साथ काम करे, एज ए पार्टनर काम करे, क्योंकि जो हमारे साथ जुड़े हैं आज बिजनेस पार्टनरशिप में, एक हमारे साथ रेखा वर्मा है, शी इज नाउ CEO एंड को-फाउंडर ऑफ इन्फोसिस एंड्रॉइड। तो वो शुरू से हमारे साथ रहे 2011 से जी। इनफैक्ट उनको तो 2-2 साल तक हम पेमेंट नहीं कर पाए थे, पर उनके भी साथ में, आप तो जानते हैं। और साथ में कुछ अच्छे लड़के भी जुड़े हमारे साथ, जिन्होंने बहुत अच्छा हमें साथ जुड़े, और आज तक उनका रिलेशन अच्छा है। ये अलग बात है कि वो बिजनेस में भी नहीं है, दूसरी जगह नौकरी कर रहे हैं, पर उनका सहयोग हमेशा हमारे साथ बना हुआ है। तो मैं तो हर मैन पावर के अंदर ये ढूंढता हूँ कि वो मेरे टीम मेंबर बन सके। मैं हमेशा कभी किसी को एम्प्लॉय नाम से संबोधित नहीं करता हूँ जी। मैंने कभी किसी को ये नहीं कहा कि आप कर्मचारी या एम्प्लॉय है, मैं सब टीम मेंबर, जब भी मैं बात करता हूँ मैं उनसे उनको टीम मेंबर की भूमिका बताता हूँ। बस वही दुर्भाग्यवश बस
मुझे हमेशा कैंडिडेट में एक चीज अच्छी नहीं लगती है कि बस वो उनका ध्यान सैलरी या फिर पैकेज की तरफ रहता है, जिसमें आपको पहले बात है। अगर वो जिस प्रकार से हमारे साथ जो पुराने लोग जुड़े थे, जो जैसे टीम मेंबर उन्होंने काम किया और आज बड़ी बड़ी एमएनसीज के अंदर है, अच्छे पैकेज भी ले रहे हैं, साथ साथ में बेरली हमको सपोर्ट कर रहे हैं, तो दोनों प्रकार से कमा रहे हैं, अच्छी चीजें कमा रहे हैं। उनका उदाहरण मैं उनको देता हूँ बाकायदा, मैं मोटिवेट करता हूँ, उनको बताता हूँ कि आप जो है चाहे आपके अंदर टेक्निकल स्किल्स कम हो, चाहे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कम हो, परंतु अगर ऑनेस्टी है और सबसे मेन चीज आपके लीडर की आप बात सुनते हैं और समर्पण है आपके अंदर, समर्पण है लीडर्स की तरफ, तो आप लाइफ में बहुत आगे जाओगे। पर इस बात पे विश्वास, कहीं ना कहीं चीजें हैं, स्किल्स हैं, हालांकि मेरी बातों पे लोग विश्वास होता है, करते हैं, सहयोग प्रदान करा है, पर कहीं ना कहीं जो आसक्तियां होती है व्यक्ति की, या कहीं फैमिली प्रेशर होता है, या फिर व्यक्ति के अंदर कभी कभी गलत विचार आ जाते हैं कि मैं कम में काम क्यों करूं, या मेरे अंदर ज्यादा स्किल्स हो चुकी, अब मैं इनके साथ क्यों मैं करूँ, आगे मुझे जाना चाहिए, तो वो चीज फेस करते हैं। पर मैं हर एक सदस्य में देखता हूँ, मेरे टीम मेंबर जो काम कर रहे हैं, मैं उनके अंदर अपना नेक्स्ट पार्टनर ही देखता हूँ। ये कंपनी को अगर बड़ा करना है तो ऑब्वियसली बात है, नंबर ऑफ पार्टनर्स की आवश्यकता पड़ेगी, ये मेरी हमेशा उम्मीद रही है। इनफैक्ट मैं आपको एक और कैंडिडेट का उदाहरण देना चाहूंगा कि एक हमारे यहाँ का आपसे कई बार मिल चुका है, आदर्श करके, बहुत बढ़िया लड़का रहा, जिसने बहुत सहयोग प्रदान करा और उससे भी हमें बहुत फायदा हुआ है। बस वही हुआ कि बीच में बच्चों के अंदर थोड़ा सा उम्र कम होने के कारण थोड़ा सा सोच, परिपक्वता भी कम होती है, परिपक्वता कम होती है, उसके कारण क्या, किसी 4 दोस्तों ने बोल दिया है तुम्हारा 30 के लिए तुम खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, तुम बढ़िया कर सकते हो। तो हालांकि मैंने तो साफ साफ बोला था कि कम से कम 4-5 साल काम कर लो, उसके बाद स्टार्टअप करो, मैं खुद सहयोग दूंगा। पर बहुत जल्दी के चक्कर में वो भी चले गए, और तो ऐसी कई सारी चीजें हुई। तो लॉन्ग टाइम तक टिकने के लिए एक तो हम 1-to-1 सेशन भी मैं रखता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, टीम मेंबर से, और साथ ही साथ उनको अपनी तरफ से मैं कन्विंस करने की कोशिश करता हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी आएँ ऑफिस में, जो हमारे अच्छे टीम मेंबर हैं उनसे मिले, बातचीत करें, थोड़ा उनको बताएं, मोटिवेट करें। पैसा तो हर एक किसी की जरूरत है, परंतु कुछ समय बिताए उसके बाद पैसे की आशा ज्यादा रखें तो बेहतर होगा। तो कुछ समय तक का जो पेशेंस है ना, वो उनके पास होना जरूरी है। पेशेंस, प्रेजेंस एंड परसिवरेंस, तीन चीजें। देखिए दोस्तों, आप सबने ये देखा कि महत्वाकांक्षाओं का होना अति आवश्यक है और सभी में होती है, मगर अपनी महत्वाकांक्षा को धैर्य के साथ में पूरा करना और उसके लिए हिम्मत रखना, ये एकदम अलग बात है। अगर आपने अति महत्वाकांक्षा के तहत कोई नया काम आरंभ कर भी लिया है, तो जैसा अजय सर कहते हैं कि उसके लिए फिर आप हिम्मत रखें, धैर्य रखें और अपने उतार चढ़ावों से सीखें। हर चीज आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। अगर आपने इस बीच में हिम्मत को छोड़ दिया तो तय मानिए कि फिर आप वह दिन नहीं देख पाएंगे जिसे लोग सक्सेस के नाम से जानते हैं। हर असफलता के पीछे एक सफलता छुपी है, लेकिन इसके लिए महत्वपूर्ण है कि आप अपनी असफलता को किस प्रकार हैंडल करते हैं। तो आज के एपिसोड में इतना ही। हम इसी तरह की बातचीत आगे जारी रखेंगे और अजय सर से आईटी की फील्ड के संबंधित बहुत सी बातें करते रहेंगे। इन्होंने अपना इतना समय निकाला, उसके लिए अजय सर आपका धन्यवाद।